हेलो ब्यूटीफुल लवली पीपल इन द ब्यूटीफुल मंथ ऑफ रमज़ान। वैसे मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं जो है रमज़ान मुबारक कहूँ या ईद मुबारक। तो सॉरी गाइस, सॉरी, जोक्स अपार्ट, ब्लॉकचेन में चेंजेस इतनी तेज़ी से आ रही हैं, इतनी तेज़ी से आ रही हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं वीडियोस बनाऊँ, मैं काम करूँ या मैं जो है लर्निंग करूँ। बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रही हैं लिटरली। और अभी एक अनाउंसमेंट है, चेनलिंक हैकाथॉन 28 अप्रैल 2023 लास्ट डेट है। तो चाहे आपको कुछ आता हो ना आता हो, आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं। फ्री रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन कराएं, लोगों से मिलें, देखें वो कैसे काम कर रहे हैं। बस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करें और सिर्फ देखें कि क्या हो रहा है। अगर कुछ नहीं आता, अगर आता है, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, कोई आर्ट बना सकते हैं, आप यूआई यूएक्स डेवलपर हैं, आप एक्स वाई जेड जो भी सिक्योरिटी के बंदे हैं, आप पार्टिसिपेट करें। लोगों के साथ जो है वो खुद ही बताएंगे कि आपको, हमें जो है इस बंदे की ज़रूरत है, हमें यूआई यूएक्स की ज़रूरत है, हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है। बस उस टीम के साथ जो है मिल जाए और प्रोजेक्ट बनाएं। और बहुत फ़र्क पड़ेगा, यहाँ से आपको लोग मिलेंगे जिनके साथ आप जो है आगे जाके काम कर सकते हैं। तो गो ग्लोबल गाइस, गो ग्लोबल। तो आ जाते हैं आज के लेक्चर पे। आज हम बनाने जा रहे हैं टोकन वेंडर मशीन। इस छोटी सी एप्लीकेशन है, लेकिन इसको समझाने का मकसद ये, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर वो समझ गए, मैं बहुत देर से समझा था, अगर वो समझ गए तो आगे की डेफी सारी आपके हाथ में है। मतलब फिर आप उससे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बेसिक है। अगर यही आ गया तो जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। और वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो अप्रूवल का है। अप्रूवल का वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये छोटी सी एप्लीकेशन है। अब इसके अंदर जो है ना, हमने पहले काम किया था ईथर जेएस के साथ। हमने रिएक्ट को रिएक्ट को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ कनेक्ट करवाया था और बहुत सारी चीज़ें की थी। लेकिन क्योंकि मैं बता रहा हूँ चेंजेस बहुत तेज़ी से आ रही हैं, तो जो मुझे अच्छा लगा तो मैंने अपनी एप्लीकेशन को भी अपडेट कर दिया, कोर्स को भी अपडेट कर दिया। तो आइए दिखाता हूँ आपको सबसे पहले इसका वॉक थ्रू करके। सबसे पहले तो अच्छा, आज हम कोड लिखने वाले नहीं हैं। कोड लिखा हुआ है मैंने। तो हम एक एक करके जो पुर्जे हैं उसको समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कोड मैं गिटहब पे डाल दूंगा, वहाँ से देख के। बल्कि आप कोशिश करें खुद ही बनाने की। खुद ही नहीं बनता तो यहाँ से आप हिंट ले सकते हैं, लेकिन आपने लिखना है, आपने लिखना है। और क्योंकि टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो, ना आपका ना मेरा, इस वजह से मैं कोड नहीं लिख रहा। हार्ड रेट का यहाँ पे मैंने जो भी हमने लास्ट टाइम काम किया था, हार्ड रेट के अंदर ये सारा हार्ड रेट का पैकेज पड़ा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट्स रखे हुए हैं। तो मैं आगे जाके दिखाता हूँ। और ये इंटरफेस के अंदर हमारी नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन रखी। और मैंने इसके अंदर अपने वीएस कोड को खोल लिया है। और मैंने यहाँ पे दो वो बना लिए हैं। एक के अंदर मैंने अपनी नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन रन कर दी है, npm रन डेव। और एक के अंदर मैं लोकल इन्वायरमेंट, लोकल ब्लॉकचेन नोड क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो उसकी कमांड थी npx हार्ड हेड रन, ओ सॉरी, npx हार्ड हेड नोड माइनस माइनस नेटवर्क लोकल। हार्ड हेड आएगा यहाँ पे, हार्ड हेड ये क्या करेगा, आपकी लोकल मशीन के ऊपर ब्लॉकचेन बना देगा। ये जैसे ही बन जाती है, मैं आपको एप्लीकेशन का वॉक थ्रू कराता हूँ और फिर हम चलते हैं कि ये बनी कैसे। अब इसने में हमें 20 अकाउंट दे दिए फ्री, और ये रन हो गई। अब मैं जाता हूँ एप्लीकेशन। अब ये देख रहे हैं कनेक्ट वॉलेट, अब ये देखें मैजिक। ये देखें कैसा ब्यूटीफुल इंटरफेस आ रहा है। यहाँ से हम मेटामास्क सेलेक्ट किया, ये मेटामास्क से कनेक्ट। मैं यहाँ पे सिपोइला सिपोलिया सॉरी सिपोलिया नेटवर्क पे, इसकी आदत नहीं है अभी, सिपोलिया नेटवर्क्स पे शिफ्ट हो सकता हूँ। मैंने क्लिक किया और ऑप्शन खुल गया। ये मैं स्विच हो गया सिपोलिया पे। कि अभी इसकी आदत नहीं है, गोरेली की आदत थी। गोरेली डेप्रिकेट हो चुका है या पता नहीं होने वाला है। उसके थर्स जो है बिकना शुरू हो गए थे, तो वो बंद कर दिया गया या बंद होने वाला है। अब सिपोलिया पे काम होगा। तो मैं दोबारा हार्ड हेड पे आ गया, क्योंकि मैंने अभी हार्ड हेड पे ही काम करना है। और मैंने अपने जो है अकाउंट को नीचे यहाँ पे जो अकाउंट था उसको अपने मेटामास्क में इंपोर्ट किया, और वो यहाँ पे दिखा रहा है। तभी यहाँ पे फेक 10 के थर्स मेरे पास रखे हुए हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर डालूँगा, मैं मिसाल के तौर पे मैं जो है एक ईथ मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैंने एक एन एच टोकन बनाया, मैं अपने पास एन एच टोकन बनाए हुए हैं।
उसको मैं बाय करना चाह रहा हूँ। और एक ईथ से मुझे 100 NH टोकन मिलेंगे, ये मैंने पीछे लॉजिक लगाई हुई है, एक ईथ से मुझे 100 NH टोकन मिलेंगे। तो मैं ये बाय करना चाह रहा हूँ, तो मैं बाय कर लेता हूँ। ये देखें, ये ट्रांजैक्शन फेल हो गई। ये ट्रांजैक्शन फेल क्यों हुई? क्योंकि मैंने लोकल ब्लॉकचेन पे काम कर रहा हूँ। जब भी लोकल ब्लॉकचेन दोबारा रन करते हैं तो ये ट्रांजैक्शन फेल करता है नॉन्स की वजह से। तो हम क्या करेंगे, के अंदर आएंगे और इस भाई को कहेंगे कि आ जाओ। आने के बाद एडवांस आ जाओ। एडवांस में आने के बाद क्लियर एक्टिविटी। ठीक है, अब इसको चलाते हैं। बाय टोकन। क्या? ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, ये हमारा टोस्टर है, ट्रांजैक्शन कंफर्म हो गई। ठीक है, इसका मतलब है हमारे पास 100 NH टोकन्स आ गए होंगे। एसेट्स में गया, मेरे पास डाई शो कर रहा है, गिल्डी शो कर रहा है, लेकिन NH टोकन नहीं शो कर। अच्छा ये देखें, मेरे पास ये एक कम हो गया, सही है ईथ। तो अब NH टोकन शो कराने के लिए मुझे NH टोकन का एड्रेस चाहिए होगा। NH टोकन का एड्रेस कहूँ? कॉन्ट्रैक्ट्स, एड्रेसेस। वैसे मैंने ब्लॉकचेन नहीं खड़ी की है, तो हमें मतलब दोबारा से ये ब्लॉकचेन खड़ी की है, तो मुझे दोबारा से डिप्लॉय करने पड़े दिखाने के लिए। पहले चेक कर लेता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि वो एड्रेस पे चेक कर। वो टोकन्स का मैंने एड्रेस पेस्ट किया और कोई नहीं आ रहा। इसका मतलब है गाइस, कॉन्ट्रैक्ट्स दोबारा से डिप्लॉय करने पड़ेंगे, और फ्रंट एंड को साथ आना पड़ेगा। तो चलिए करा लेते हैं। बना लेता हूँ। और यहाँ से मैं जाऊँगा CD हार्ड हेड पे। और हार्ड हेड पर जाने के बाद ये मैंने ये डिप्लॉय वेंडर और डिप्लॉय टोकन की स्क्रिप्ट रखी। यहाँ पे लिखूँगा NPX हार्ड हेड रन स्क्रिप्ट्स डिप्लॉय योर टोकन। हमारे पास टोकन आ गया। और टोकन का एड्रेस इस बार चेंज का है, तो एक गलती कर दी शायद मैंने। यहाँ पे मुझे साथ साथ ये भी लिखना चाहिए, माइनस माइनस नेटवर्क हार्ड हेड। हमने एक जैसे बनाई हुई के अंदर हम जैसे यहीं पे डिप्लॉय हुआ था, कि मैंने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डिफ़ॉल्ट लोकल। खैर ये दोबारा डिप्लॉय हो गया। और इत्तेफाकन इस बार इसका एड्रेस ये लोकल है, तो एड्रेस देना शुरू करता है। तो यही एड्रेस अब हम वेंडर को डिप्लॉय कर देते हैं। वेंडर माइनस माइनस वर्क और हार्ड हेड। फंक्शन वाज निको। मैं आपको बताता हूँ गाइस क्या चल रहा है इधर। फिलहाल बेयर विद मी विद दिस।
इशू रिजॉल्व हो चुका है गाइस। मैंने टोकन का नाम NH दिया हुआ था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और दिया था। तो चलिए करते हैं दोबारा से डेमो। मैं एक ईथ से 100 टोकन GLD के खरीदूंगा और ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गई और मेरे वॉलेट के अंदर आ जाने चाहिए 100 GLD टोकन आ गए। अब मैं 100 GLD दोबारा इस मशीन को दूंगा और ये मुझे मेरा एक ईथ वापस करेगा। और मैं देख लेता हूँ कि इसके अंदर ईथ 9998 यहाँ पे डालता हूँ। फिल करने वाला हूँ इन सबको। सेल करने से पहले ही आपसे अप्रूवल मांगेगा। ये अप्रूवल क्यों मांगेगा इस पर बात करते हैं, लेकिन फ़िलहाल देखें ये हम कह रहा है। अच्छा, ये नया फीचर आया है अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन की वजह से। वापस में करें और आगे बढ़ें फ़िलहाल। ये देखें यहाँ पे कंफर्म नहीं लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रूव। यानी आप अपने 100 टोकन्स को इस मशीन को इजाज़त दे रहे हैं कि ये आपके 100 टोकन्स ले सके। मशीन को इजाज़त दे रहे हैं कि ये आपके 100 टोकन्स ले सकें। इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं आगे चल के। अप्रूव हो गया। अब ये हमसे 100 टोकन्स लेगा। है भाई 100 टोकन्स ले लूँ, कंफर्म कर लो। 100 टोकन्स दे दो और हमारे ईथ वापस कर। समहाउ अभी ये आगे पीछे नहीं हो रहा है, इसको देखते हैं। फिर देख लें बैलेंस आगे इसके अंदर। लेकिन ये देखिए ये हमारे पास हो गया 9.9997। यानी कुछ गैस फीस अगर इसके अंदर डाल दें जो हमारी कटी है तो ये हमारे पूरे 10 के ईद बन जाएंगे। तो ये बेसिक हमारी ऐप के अंदर हमने दो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करे हैं। एक है वेंडर मशीन और एक है हमारा टोकन। टोकन हमने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बनाया और इस टोकन में इस मशीन के अंदर हमने इनिशियली 1000 10,000 टोकन्स हमने डाल दिए। और अब ये मशीन से जो चाहे ले सकता है, जो चाहे अपने ईथ टोकन्स खरीद सकता है और टोकन दे के ईथ अपने वापस ले। तो आइए अब देखते हैं कि इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई। हम आ गए हैं अपनी रेपो के अंदर। इसके अंदर देखें हमारे पास दो फोल्डर हैं, हार्ड हेड का और इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर हमारी पूरी नेक्स्ट की है और हार्ड हेड के अंदर हमारा पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का काम हुआ हुआ है। इसके अंदर फ़िलहाल मैंने टेस्टिंग की कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी। मैंने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हैं, दो कॉन्ट्रैक्ट्स, दो टोकन डॉट सोल और वेंडर। और स्क्रिप्ट्स के अंदर दो स्क्रिप्ट लिखी हैं, टोकन को डिप्लॉय करने की स्क्रिप्ट और वेंडर को डिप्लॉय। सबसे पहले आ जाते हैं, बात कर लेते हैं ERC-20 टोकन के बारे में। हमने कुछ भी नहीं किया, देखें कितना सा कॉन्ट्रैक्ट लिखा है हमने। इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं। मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिखा हुआ है योर टोकन। ये बेसिकली मैंने कहीं से लिया है, आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि मैंने कहाँ से लिया है, वहाँ से आप मज़ीद लर्न कर सकते हैं। तो योर टोकन के अंदर मैंने ओपन जेपलिन की लाइब्रेरी ERC-20 टोकन को मैंने इनहेरिट कराया। इनहेरिटेंस के हम वीडियो बना चुके हैं। जब भी कोई चीज़ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनहेरिट कराते हैं तो इसके सारे फंक्शंस इसके अंदर विजिबल हो जाते हैं। यानी अगर आपको यहाँ कुछ नहीं दिख रहा लेकिन तब भी हमारे पास बहुत सारे फंक्शन यहाँ पे आ चुके हैं, जिसके अंदर एक मिंट है। मैंने अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर इस जब इसका अपने कॉन्ट्रैक्ट का कंस्ट्रक्टर लिख रहा हूँ तो इसके कंस्ट्रक्टर को भी हमें इनिशियलाइज कराना पड़ेगा। इसको इनिशियलाइज कराने के लिए ये दो पैरामीटर लेता है, एक लेता है टोकन का नाम, एक लेता है टोकन का सिंबल। मैंने टोकन का नाम दे दिया गोल्ड, टोकन का सिंबल दे दिया GLD। और इसके अंदर मिंट फंक्शन कॉल कर लिया। मिंट फंक्शन के अंदर हमें क्या क्या बताना है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एड्रेस बताना है और अमाउंट बतानी है। यानी मैं ये कह रहा हूँ इस टोकन से, ERC-20 टोकन से, कि मेरे को 1000 टोकन, ये 1000 लिखा हुआ है और ये एक्सपोनेंट 18 लिखा हुआ है। एक्सपोनेंट 18 क्यों? क्योंकि इथीरियम ब्लॉकचेन के अंदर एक्सपोनेंट 18 में काम करता है। तो हम जितने भी टोकन्स बनाते हैं ज़्यादातर कोशिश करते हैं एक्सपोनेंट 18 करें ताकि उससे हमें आसानी होती है इथीरियम के साथ
इंटरेक्ट करने में, क्योंकि जो काम इथेरियम में हो रहा होता है वही हम जब अपने टोकन में करते हैं तो हमें आसानी होती है। तो बहरहाल इस एक्सपोनेंट 18 यानी ये 1000 टोकन ही कहलाएंगे, और इसको बड़ा करने के लिए हमने एक्सपोनेंट 18 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यानी अगर 1 एक्सपोनेंट 18 कुछ लिखा होगा तो अब हम इसको एक टोकन मानेंगे। सही है, इसका मतलब ये 1000 टोकन है। और ये हमारे डायरेक्टली मैंने मिंट कर लिया, डायरेक्टली मेरे अकाउंट में, यानी जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेगा के अकाउंट में 1000 टोकन डाल दो, बस इस कॉन्ट्रैक्ट का काम बस यहीं ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम ERC-20 को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। के लिए हमने, क्योंकि ओपन जेपलिन से हेल्प ली है, तो हम ओपन जेपलिन में ही जाएंगे डायरेक्ट, और पूरी दुनिया इसी से हेल्प लेती है ERC-20 टोकन के लिए। स्टैंडर्ड इन्होंने बना दिया है, सिक्योर कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं ये लोग, ताकि जब आप इसको इंपोर्ट करो तो आपको किसी तरह की वो ना हो कि कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक अगर इनके कॉन्ट्रैक्ट में हुई तो आपके लिए भी परेशानी, मतलब एट दी एंड जो है उसके अंदर ब्रीच आ सकता है, कोई अटैक्स हो सकता है। तो ओपन जेपलिन इस बात का ख्याल रखता है कि वो सिक्योर बनाते हैं, तो लोग उसी को डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं, और ये सिक्योरिटी फर्म है, इससे आप अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट वगैरह करा सकते हैं। तो चलते हैं, एक तो ये इनकी डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट्स में जाएंगे और स्टार्ट कोडिंग, ये सारा आ गया। के अंदर ERC-20 टोकन के बारे में डिटेल्स में लिखा हुआ है, इस डिटेल को आपने पढ़ लेना है। अगर कुछ समझ ना आए तो कोई बात नहीं, काम आपका चल जाएगा, लेकिन पढ़ना है बहरहाल। ERC-20 721 ये दो टोकन काम के हैं फिलहाल हमारे। और हम चले आते हैं कॉन्ट्रैक्ट विज़ार्ड के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट विज़ार्ड बड़ी अच्छी चीज़ बनाई है इन्होंने। हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे देखें, हम बस यहाँ पे मैनुअली कोई भी बंदा यहाँ आएगा, तो ERC-20 टोकन बनाना है, यानी अपने नाम का टोकन बनाना है, वो यहाँ पे अपने नाम देगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ दे देता हूँ भाई, निहाल भाई का टोकन बनाओ, का सिंबल रख देना NH। और जो है ये प्री मिंट, कितने, मतलब आप टोकन जो है प्री मिंट चाहते हो, जैसे मैंने जो कंस्ट्रक्टर में अपने जो मिंट करे ना टोकन, वो प्री मिंट कहलाएंगे। मिसाल के तौर पे 100 टोकन में प्री मिंट चाहता हूँ, यानी जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय 100 टोकन मेरे नाम पर आ जाए। अब ये मिंटेबल होने चाहिए यानी दूसरे लोग उसको मिंट कर सकें या नहीं। ये मैंने क्लिक किया, ये एक मिंट का फंक्शन बन गया भाई। कोई भी आदमी जो है पब्लिकली, अच्छा यहाँ पे ओनली ओनर लिखा हुआ है, आप हटा भी सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट रिमूव। अच्छा, तो मैं यहाँ पे इसको टोकन को मिंट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ ओनली ओनर लिखा हुआ है फिलहाल उन्होंने। बर्नेबल टोकन बर्न भी होते हैं, उन्हें बर्न का फंक्शन लिखा क्यों नहीं है, आई डोंट नो। बट बर्नेबल का मतलब है कि आप अपने टोकन को बर्न कर सकते हैं, यानी जितनी उसकी सप्लाई है। मिसाल के तौर पे सपोज 100 टोकन चलेंगे मार्केट में, अब जब आपके पास कभी आए तो आप 10 टोकन उड़ा दो। बर्न बेसिकली टोकन की वैल्यू मेंटेन रखने के लिए किया जाता है। अगर अनलिमिटेड सप्लाई हो जाए टोकन की तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए टोकन को बर्न किया जाता है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वोट्स वगैरह, स्नैपशॉट्स मैंने यूज़ नहीं किया आज तक, तो मुझे पता, कल कभी यूज़ करना हुआ तो समझा देंगे आपको, या आप समझा देना मुझे। तो बेसिकली क्वेश्चन मार्क भी लिखा हुआ है, यहाँ से लेके समझ भी सकते हैं हम। तो ये था इसका, आप मैनुअली कैसे बना सकते हैं। अब आ जाते हैं इसकी गिटहब पे, ओपन जेपलिन गिटहब। ओपन जेपलिन की मैं यहाँ पे आऊँगा, सबसे आपको दिख, ये देखें, ये इन्होंने मुख्तलिफ काम किया हुआ है, यहाँ पे इनकी सारी रेपोज पब्लिकली अवेलेबल हैं। यहाँ पे हम जाएंगे ओपन जेपलिन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट्स में आने के बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, इसके अंदर भी हम कॉन्ट्रैक्ट्स में जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स में अब यहाँ पर देखें, इन्होंने बहुत सारी लाइब्रेरीज के ऊपर काम किया हुआ है, फाइनेंस, गवर्नेंस, इंटरफेसेस, मॉक्स, प्रॉक्सी, ये सारी काम की चीज़ें हैं।
फिलहाल अभी हमें टोकन से काम है तो हम टोकन पे चले आते हैं, और टोकन के अंदर भी ERC20 टोकन से काम है, तो उसके यहाँ पे ERC20.sol और IERC20, इसके अंदर देखें क्या रखा हुआ है इसके अंदर। आई भी आगे चले आते हैं। अब देखें IERC20 क्या है, सिंपल ERC20 का इंटरफेस है। यानी जब मतलब प्रोफेशनली काम करते हैं तो लोग इंटरफेस पहले बना लेते हैं, ताकि जो है जिन डेवलपर से काम करवाएं उनको पता हो कि हमें ये फंक्शन बनाने हैं, उसको बाउंड किया जा सके कि यार ये फंक्शन अचीव करनी है, और इससे थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाती है। अब ये देखें इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले ये देखें इंटरफेस। अब इसके अंदर कुछ इवेंट्स आ रहे हैं, ट्रांसफ़र होगा, अप्रूवल होगा, और अब दो इवेंट्स के बाद फंक्शन आ रहे हैं। टोटल सप्लाई, बैलेंस, ट्रांसफ़र, अलाउंस, अप्रूव, ट्रांसफ़र फ्रॉम। ये बेसिकली ऐसे फंक्शन हैं जो हर ERC20 टोकन के अंदर हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। अब चले आते हैं हम ERC20 टोकन के ऊपर। अच्छा, टोकन, अभी हम थोड़ी बात कर लेते हैं टोकन और कॉइन। मोहम्मद नोमान ने भी लास्ट टाइम मेरे ख्याल से बात की थी, उसके बाद वो गायब हो गए। तो कॉइन जो हम इथीरियम की करेंसी ब्लॉकचेन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कॉइन है बेसिकली। मतलब कॉइन कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन हम ऐसे फ़र्क समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टोकन और नेटिव करेंसी में क्या फ़र्क है। जो इथी हम इथीरियम की ब्लॉकचेन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके अंदर नेटिव करेंसी ईथ है। ये किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कंट्रोल नहीं हो रही। लेकिन जो हम टोकन बनाते हैं, टोकन बेसिकली है ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। टोकन बेसिकली है ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक रजिस्टर, सिंपल एक कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर। यानी अब जब किसी बंदे को एक जगह से दूसरी जगह टोकन भेजते हैं, तो वो टोकन कहीं नहीं जाता। बस होता क्या है कि ये जो देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। अ, ये बड़ी काम की चीज़ है, बैलेंस। ये कोई भी आपने ERC20 टोकन बनाया, उसके अंदर ये मैपिंग ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएगी। और होगा क्या, जब आप किसी को, जब आप मिंट करेंगे, तो बस ये यहाँ पे लिख दिया जाएगा इस बंदे के पास 10 टोकन है, मिसाल के तौर पे बस यहाँ लिख दिया जाएगा इस बंदे के पास इस एड्रेस पे 10 टोकन रखे हुए हैं। इस मिसाल के तौर पे GLD टोकन है, तो GLD बस नंबर है, GLD नाम रख दिया गया, और 10 रख दिया गया, भाई इस एड्रेस पे 10 टोकन रखे हुए हैं। अब जब मैं ये टोकन किसी और बंदे को भेजूंगा, तो बस उसकी जगह होगा क्या कि उस मेरे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि 5 टोकन फला बंदे को भेज दो, तो इस मैपिंग के अंदर उस बंदे का एड्रेस ऐड होगा, मेरे टोकन में से 5 माइनस हो जाएंगे, और उस बंदे के एड्रेस के आगे 5 टोकन लिख दिया जाएगा। तो समझने का क्या हुआ, यहाँ पे समझने का ये हुआ कि टोकन कहीं आगे पीछे नहीं हो रहे, टोकन एक ही जगह लिखे हुए हैं, बस वो लिखे हुए ही हैं। बस वो एक जगह से रिमूव होते हैं, दूसरी जगह लिख दिए जाते हैं, और वहीं से प्लस माइनस हो रहा होता है। और उसके अंदर इस मैपिंग के अंदर एड्रेस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। यानी सारा खेल इस मैपिंग का है, सारा खेल इस मैपिंग का है। इसी से हमें लगता है कि भाई टोकन किसी को चले गए, और इसी से लगता है टोकन हमारे पास आ गए, और ये टोकन आगे पीछे कहीं और नहीं जा रहे। ये काम की बात थी। अब दूसरी काम की बात कर लेते हैं, पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके अंदर बैलेंस है, अलाउंस है। अब ये अलाउंस भी बड़ी काम की चीज़ है, लेकिन इसको समझाने से पहले हम अप्रूव समझेंगे। टोटल सप्लाई यानी कितनी टोकन इसके अंदर से मिंट हो चुके हैं। जितने टोकन मिंट होते जाएंगे टोटल सप्लाई में, वो नंबर ऐड होता चले जाएगा। यानी एट द एंड हम टोटल सप्लाई देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इतने टोकन मार्केट में घूम रहे हैं। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें नाम और सिंबल देना पड़ता है, जिससे हमारे टोकन्स की पहचान हो। और ये पब्लिक, आप नाम का फंक्शन कॉल कर सकते हैं सिंबल का, जिससे हमें, यानी जब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे जब मेटामास्क को खोल लेता हूँ आपको मज़ीद समझाने के लिए, कि जब हम यहाँ पर इंपोर्ट टोकन करते हैं,
और इंपोर्ट टोकन के बाद कोई एड्रेस डालते हैं किसी भी टोकन का, तो वो ऑटोमेटिकली सिंबल और डेसिमल ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेता है। वो कैसे डिटेक्ट करता है? जैसे ही उसके पास कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस आता है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिक्वेस्ट भेजता है, यानी उस कॉन्ट्रैक्ट के, उसको देखें, उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम का फंक्शन कॉल करता है, उस फंक्शन के सिंबल का फंक्शन कॉल करता है, और उस फंक्शन के डेसिमल्स का फंक्शन कॉल करता है। तो यही है फ़ायदा स्टैंडर्ड का। यानी अगर आपका टोकन ERC20 टोकन है, तो उसके पता है कि उस वो नेम का फंक्शन उसके अंदर एग्जिस्ट करता होगा, उसके अंदर सिंबल का फंक्शन एग्जिस्ट करता होगा, उसके अंदर डेसिमल का फंक्शन एग्जिस्ट करता होगा। जैसे ही एड्रेस आता है, वो ये वाले फंक्शन कॉल करता है। अगर आप स्टैंडर्ड का ख्याल नहीं रखेंगे, अगर मिसाल के तौर पे इस नाम को आप चेंज कर दें, यानी नेम की जगह लिख दें माई टोकन नेम, सिंबल की जगह लिख दें माई सिंबल, माई टोकन सिंबल, तो अब इस बेचारे मेटामास्क को नहीं पता कि इसके अंदर अब केस सेंसिटिव का तो ख्याल आपको पता है प्रोग्रामिंग के अंदर होता ही है। अब इस मेटामास्क को नहीं पता कि पीछे इन्होंने फंक्शन का नाम बदल दिया है, तो वो आपका टोकन अपने पास शो ही नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से ERC20 का एक स्टैंडर्ड बनाया गया, ताकि हर कोई अपना अपना अगर बनाने लगा तो उसको एक जगह जो है कंबाइन करना मुश्किल हो जाएगा। यानी अब हम एक ही इंटरफेस से सारे ERC20 टोकन्स को हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। वरना क्या होगा, हमें हर टोकन के लिए अगर सब अपने अपने स्टैंडर्ड अपने अपने तरीके यूज़ करेंगे, तो हमें हर टोकन के लिए उनके अपनी ABIs चाहिए होंगी, उनके अपने इंटरफेसेस चाहिए होंगे। यानी हमें ये पता करना होगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या फंक्शंस लिखे हैं। समझ में आ गई? उम्मीद है आपको ये स्टैंडर्ड वाली बात समझ में आई होगी। कि ERC20 टोकन है, उसका स्टैंडर्ड इसी वजह से रखा गया ताकि जब कोई बोल दे आपको ERC20 टोकन है, तो उसके अंदर आपको पता हो कि इसके अंदर इस नाम के फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, कोई चेंज नहीं होगी उसके। क्लियर हो गया? अब डेसिमल के अंदर जैसे हमने बताया भाई 18 डेसिमल प्लेसेस हम यूज़ करते हैं। USDC जो टोकन है उसके अंदर 6 डेसिमल प्लेसेस यूज़ होते हैं। इसी तरह वेब BTC के अंदर 8 डेसिमल प्लेसेस यूज़ होते हैं। तो लोग करते भी हैं, डेसिमल प्लेसेस चेंज कर देते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये नाम वगैरह आप चेंज नहीं करते। लेकिन वही अगली बात कि फिर इंटरेक्ट करना मुश्किल हो जाता है इथीरियम ब्लॉक के साथ। फिर टोटल सप्लाई से आप टोटल सप्लाई मालूम कर सकते हैं। बैलेंस ऑफ, आप अपना एड्रेस डालेंगे। अब ये देखेंगे क्या कर रहा है, आप अपना एड्रेस डाला, आप जानना चाह रहे हैं कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस रखा हुआ है GLD टोकन का। तो आपने अपना एड्रेस डाला, इसने क्या करा, बैलेंस, ये मैपिंग है सिंपल। आपका एड्रेस डाला, मैपिंग में बैलेंस की, और उसके वैल्यू में जो वैल्यू पड़ी थी वो आपके पास आ गई कि भाई आपके पास कितने टोकन है। तो सारा खेल इस बैलेंस वाली मैपिंग का है, और कुछ भी नहीं है, यही है टोकन। तो ट्रांसफ़र का फंक्शन है। अब देखें ट्रांसफ़र में हो क्या रहा है, ट्रांसफ़र में क्या हो रहा है, इन्होंने ये ट्रांसफ़र कॉल किया हुआ है। इस ट्रांसफ़र को देख लेते हैं। अमान भाई, ट्रांसफ़र 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 ट्रांसफ़र, ये कुछ कंडीशंस चेक हो रही हैं कि भाई आपका एड्रेस सही है या नहीं। सही है। और ये बिफोर टोकन ट्रांसफ़र के अंदर कोई इवेंट वगैरह कॉल हो रहा होगा। बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, फ्रॉम बैलेंस, यानी बैलेंस वाली मैपिंग में मेरा एड्रेस डाला, यानी ट्रांसफ़र होगा ना इस बंदे से इस बंदे पे। तो फ्रॉम डाला यानी मेरा एड्रेस डाला, और मेरे मेरा जो बैलेंस है वो इसके पास आ गया। अब ये देख रहा है भाई जितनी अमाउंट ये मांग रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, वो इससे ज़्यादा है या नहीं। इससे ज़्यादा है, चलो नीचे आ जाओ। अब मेरे बैलेंस में से इन्होंने किया माइनस जो अमाउंट मैं देना चाह रहा हूँ दूसरे बंदे को, और मेरे ही बैलेंस में दोबारा वो सेव करवा दिए, यानी मेरा बैलेंस कम करके सेव हो गया। और वो वाली अमाउंट जो मैं देना चाह रहा था, वो उस बंदे के बैलेंस में यानी उसके एड्रेस में ऐड हो गई। बस समझ लें यही है, ये ऐसे ट्रांसफ़र हो रहा है। देखें किस तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है, सिर्फ मैपिंग का गेम है। कोई इधर से उधर वैल्यू, कोई कुछ नहीं जा रहा है इधर उधर, सिर्फ लिखा जा रहा है। अब देखें मिंट क्या करता है, मिंट क्या करता है, मिंट बस सिंपल एक आपके पास टोटल सप्लाई में नंबर ऐड करता है। जितनी आपने अमाउंट मिंट करनी चाहिए, ये क्या करेगा, टोटल सप्लाई में वो ऐड कर देगा, और जिसने मेंट किया है उसके बैलेंस में वो अमाउंट ऐड कर देगा। ये हो गया मेंट, हो गया ट्रांसफ़र। तो समझ गए होंगे आप क्या चल रहा है। अच्छा,
फंड में यही माइनस हो जाती हैं चीज़ें, सही है, जो मिड में ऐड होती हैं वही माइनस हो जाती हैं। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है अप्रूव का। अप्रूव का कॉन्सेप्ट है, अप्रूव का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप किसी को इजाज़त देते हैं कि भाई अ, आप जो है ना मेरे टोकन्स यूज़ कर लो। सही है, आप उसको ट्रांसफ़र नहीं करते, आप उसको इजाज़त देते हैं। सही है, कि वो आपके टोकन यूज़ कर ले, फिर वो आपके टोकन यूज़ कर सकता है। अच्छा, आप टोकन ट्रांसफ़र डायरेक्टली क्यों नहीं करते, आप जो है इजाज़त ही क्यों देते हैं? तो जवाब आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा बहुत इलाबोरेट कर देता हूँ। बेसिकली देखें, अगर आप डायरेक्टली ट्रांसफ़र करते हैं, बेसिकली होता क्या है, जब भी हम फ्रंट, अगर आपको किसी अकाउंट से दूसरे बंदे के अकाउंट में डालना है तो आप ट्रांसफ़र कर दें, हो जाएगा। लेकिन जब भी कभी आप फ्रंट एंड एप्लीकेशन से रब्ता करते हैं, तो वो आपसे, वो आप डायरेक्टली ट्रांसफ़र अगर कर देंगे तो बस अब वो मालिक हो गया, अब वो जो चाहे वो करेगा। लेकिन अप्रूव का मकसद ये है कि वो, आप उसको अप्रूव करते हैं, अप्रूव करने के बाद वो ट्रांसफ़र, वो उस अमाउंट को जहाँ भी खर्च करेगा, वो आपसे पूछेगा कि भाई मैं यहाँ खर्च कर दूँ, आप बोलोगे हाँ, फिर वो खर्च होंगे। ठीक है, तो अप्रूव का ये मकसद है। तो बेसिकली अप्रूव में होता क्या है कि आप फला बंदे को इजाज़त देते हैं कि वो आपके टोकन स्पेंड कर सके, लेकिन तब भी वो जब स्पेंड करने जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा। अगर आप उसको डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देंगे तो फिर अब वो नहीं पूछेगा कि अब मैंने कहाँ इस्तेमाल करना है, अब तो बस वो इस्तेमाल करेगा। लेकिन अप्रूव का मकसद यही है कि जब आप उसे अप्रूव करवाएंगे, अब वो वो खर्च करने की रिक्वेस्ट भेज सकता है आपको कि भाई मैं खर्च करना चाह रहा हूँ। यानी अगर ट्रांस, चले खैर, आगे आगे इसको समझ लेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये देखें ये अप्रूव में हो क्या रहा है, ये अलाउंस में आ रहा है। जो भी ओनर है, यानी टोकन का मालिक जो है, जिसके पास मिसाल के तौर पे 10 टोकन है, किसी बंदे के पास 20 टोकन है, जो भी आएगा वो, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो ये बोलेगा भाई ये अप्रूवर है, ये स्पेंडर है। यानी कोई और कॉन्ट्रैक्ट होगा, स्पेंडर बेसिकली ज़्यादातर पीछे कॉन्ट्रैक्ट्स ही होते हैं। स्पेंडर यानी कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस, वो कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस को आप अप्रूव करते हैं कि भाई मैं इतनी अमाउंट उस बंदे को इजाज़त दे रहा हूँ कि ये खर्च कर सके। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट, यानी हमारी वेंडर मशीन, हमारे पास ये ERC20 टोकन है GLD का। इसके अंदर हम अलाउंस का फंक्शन कॉल करेंगे, ताकि बेसिकली जो भी यूज़र है वो ओनर होगा टोकन का, और वो इजाज़त देगा वेंडर मशीन को कि वो उसके टोकन खर्च कर सके। सही है, इजाज़त मिल गई। इजाज़त मिलने के बाद, इजाज़त मिलने के बाद, अच्छा ये तो हो गया अप्रूव। और ये देखें, ये सिर्फ ये अलाउंस का गेम है। अब ऊपर आपको ये अलाउंस का भी समझ में आ जाएगा कि ये अलाउंस की मैप, ये अप्रूव फंक्शन आ गया। और अलाउंस, अलाउंस में आप देख सकते हो कि किस बंदे को इजाज़त है कितने टोकन खर्च करने की। यानी आपने ओनर का एड्रेस डाला, अपना एड्रेस डाला, और जिसको आपने इजाज़त दी है उसका एड्रेस डाला, और आप देख सकते हो कि उसको कितनी टोकन्स खर्च करने की इजाज़त है। लेकिन जब भी वो खर्च करेगा तो आपसे पूछेगा कि मैं फ़लाँ जगह पे खर्च कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो जो भी एप्लीकेशन हैं ERC20 टोकन से काम करने वाली, वो इसी तरह काम करती। अच्छा, ये सिर्फ ERC20 टोकन के ही केस में है। अगर आप ईथ की बात करें तो वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाता है कहीं भी, के लिए आपको अप्रूवल नहीं चाहिए। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपनी एप्लीकेशन की तरफ, और वहाँ से आपको समझाने की कोशिश बल्कि एप्लीकेशन से पहले हम थोड़ा सा जो है ना इससे खेल लेते हैं ERC20। हम चले आते हैं रिमिक्स पे। रिमिक्स पे जाके हम लिख देते हैं भाई, आ जाते हैं, और यहाँ लिख देते हैं टोकन, टोकन डॉट सोल। और मैं यहाँ से अपना टोकन उठा लेता हूँ। वही उठा ले, फाइल हो जाओ। हो गया कंपाइल। अब तो डिप्लॉय करते हैं।
मशीन के ऊपर। ये देखें कितने सारे फंक्शन आपके पास आ गए, बैलेंस, अलाउंस, नेम का फंक्शन कॉल किया तो नेम, डेसिमल, सिंबल। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ना अप्रूव के साथ खेल लेते हैं। ट्रांसफ़र में तो आपको पता है, ट्रांसफ़र में क्या होगा, मैं इस एड्रेस को मैंने कॉपी किया, और अच्छा मैंने इस अकाउंट से डिप्लॉय किया ना, मैंने किस अकाउंट से डिप्लॉय किया, इस अकाउंट से। मैं इसको कॉपी करके आपको दिखाता हूँ कि इसके पास बैलेंस है कितना। ठीक है, इसके पास 1000 टोकन है, और आगे एक्सपोनेंट 18 है, वो फिर डेसिमल। अच्छा, ट्रांसफ़र करना है अब हमें एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट की तरफ। तो मैं आऊँगा ट्रांसफ़र पे, वहाँ पे वो एड्रेस पेस्ट करूँगा, एड्रेस कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करूँ। अच्छा अभी देखें मैंने एड्रेस कौन सा सेलेक्ट किया हुआ है, अभी मैंने ये वाला एड्रेस सेलेक्ट किया हुआ है, दूसरा वाला, इसके पास कोई टोकन नहीं है। अगर मैं इसके टोकन से ट्रांसफ़र का फंक्शन कॉल करने की कोशिश करूँगा, मिसाल के तौर पे मेरे पास 1000 है, मैं 10 टोकन ट्रांसफ़र करने जा रहा हूँ, इस बंदे को ये देखें ट्रांसफ़र होता है कि नहीं, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसफ़र कौन कर रहा है, ट्रांसफ़र यही बंदा कॉल कर रहा है, के पास तो टोकन है ही नहीं, तो ट्रांसफ़र किसने कॉल करना है, के पास टोकन है। मैं जाऊँगा ऊपर, इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर आऊँगा, सिर्फ हम खेल रहे हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अभी देखिए मेरे पास कमी आ जाएगी, मेरे पास कमी आ गई, अब मैं को सेलेक्ट करता हूँ, और अब इसके पास देखता हूँ कि इसके पास अपना बैलेंस है, मेरे पास 10 टोकन आ गए, यानी बस मेरे लेजर में लिख दिए गए, मैपिंग में लिख दिए गए। अब इसी तरीके से बात कर लेते हैं अप्रूव की। अप्रूव में क्या होता है कि आप स्पेंडर का एड्रेस देते हैं और अमाउंट का एड्रेस देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं दोबारा से जो है ना 10 टोकन इस बंदे को इजाज़त देता हूँ, इस बंदे को, तीसरे बंदे को इजाज़त दे देते हैं, तीसरे बंदे को इजाज़त देता हूँ कि ये मेरे 10 टोकन खर्च कर सके। ट्रांजैक्शन, अब ये इसके पास गए नहीं है 10 टोकन। अब मैं यहाँ पर अलाउंस के अंदर चेक भी कर सकता हूँ कि मैं ऑनर हूँ, मेरा ऑनर का एड्रेस ये है, स्पेंडर का एड्रेस ये है, ये स्पेंडर का एड्रेस आ गया। तो मैंने एक गलती कर दी, मैंने गलती क्या करी कि मैंने ये सेलेक्ट किया हुआ है, और मैंने इसी से जो है ना अप्रूव का फंक्शन कॉल कर लिया। अब इसने अप्रूव तो कर दिया, लेकिन इस जो है इसने अपने आप को ही अप्रूव कर दिया कि मैं जो है 10 टोकन स्पेंड कर सकता हूँ, जो कि गलत बात है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर ये अप्रूव। ठीक है, ये कॉल कर लिया मैंने, और तो कॉपी किया, और मैं यहाँ आ गया अलाउंस में। मैं ऑनर हूँ 0x5B वाला, मैंने 10 टोकन की इजाज़त इस बंदे को दी हुई है, बंदे को चेक कर लेता हूँ यहाँ पे है या नहीं। 10 टोकन की इजाज़त इस बंदे को है कि वो खर्च कर सकता है, लेकिन अब देखें इस बंदे का ना बैलेंस चेक कर लेते हैं। बैलेंस है 0। अप्रूव करने का हरगिज़ मतलब नहीं है कि उसके बाद पैसे चले गए। अब वो जब उसको खर्च करना होगा तो वो हमसे पूछेगा कि हम खर्च कर लें या नहीं करें। तो खैर वो तो खैर फ्रंट एंड के अंदर आता है, लेकिन आपने इजाज़त दी, दे दी है, तो वो खर्च कर सकता है। अब वो खर्च कर सकता है, लेकिन जब वो खर्च करेगा, देखिए एक तो आपने जब ट्रांसफ़र किया ना तो वो ऑनर बन गया, अब वो कहीं भी खर्च करे, ठीक है। लेकिन जब आप अप्रूव करवाते हैं तो अब जब वो खर्च करता है तो आपको पता चलता है कि उसने कहाँ खर्च किए हैं आपके पैसे। ये अब अच्छा, अप्रूव करने के बाद ट्रांसफ़र का फंक्शन नहीं चलता, उसके बाद हमने ट्रांसफ़र फ्रॉम का फंक्शन चलाना होता है। जो बंदे को अप्रूव हुआ हुआ होता है वो ट्रांसफ़र फ्रॉम का फंक्शन चलाता है। अब देखें, अब मुझे इजाज़त मिल गई है ना,
अब जो है, अब मैं अपने पास ही ये ले लेता हूँ। फ़िलहाल मैं मतलब ये फंक्शन चला रहा हूँ कि भाई मेरे पास ही ट्रांसफ़र हो जाए, मेरे पास ही ये जो है, जो 10 टोकन है वो मेरे पास ही आ जाए। अदरवाइज़ ये कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा होता है, वो ट्रांसफ़र फ्रॉम का फंक्शन कॉल करता है। और वो क्या करता है कि वो ये करता है कि यानी मैंने अप्रूव किया था ना, तो मेरे एड्रेस से आप, यानी चले मैं आपको सिनेरियो दिखा दे, होता ही है असल एप्लीकेशन। ये ऑनर है, इसने 10 टोकन इस बंदे को अप्रूव किए हुए हैं, और अभी समझ लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट है बीच में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये क्या करेगा, इसको अप्रूवल जैसे ही मिल गया, अब ये ट्रांसफ़र फ्रॉम का फंक्शन कहीं ना कहीं कॉल कर रहा होगा, और इस ट्रांसफ़र फ्रॉम के फंक्शन में क्या करेगा, किसी और बंदे को, किसी और बंदे को या कॉन्ट्रैक्ट को वो पैसे भेजेगा, और ये यहाँ आ जाएगा हमारा एड्रेस। क्या समझ लें, कोई थर्ड मिडल पार्टी है, ये कोई मिडल पार्टी है, जो समझ लें, मिसाल के तौर पे आ, हम करेंसी एक्सचेंज की बात कर लेते हैं। आपके पास डॉलर्स हैं, एक बंदे के पास रुपीज़ हैं, सही है, एक बंदे के पास डॉलर्स हैं, एक बंदे के पास रुपीज़ हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। अब अ, अगर डॉलर वाला को पहले पैसे भेज देता है तो हो सकता है वो गायब हो जाए, ई वाला। और रुपी वाला अगर पहले डॉलर वाले को भेज देता है तो हो सकता है डॉलर वाला गायब हो जाए। अब क्या हो, तो इसमें आता है बीच में थर्ड पर्सन, वो कहता है तुम दोनों पैसे मुझे दो, जब दोनों के पैसे मेरे हाथ में लग जाएंगे तो मैं दोनों को बांट दूंगा, तुम्हारे पैसे डॉलर उसको दे दूंगा और रुपीस दूसरे वाले बंदे को दे दूंगा। तो उसी के लिए अप्रूव इस्तेमाल होता है। हमने उसको भी इजाज़त दी थी भाई हमारे पैसे खर्च कर सकते हो, उसको हमने इजाज़त दी हमारे पैसे खर्च कर सकते हो, दोनों की इजाज़त मिल गई। अब वो ट्रांसफ़र फ्रॉम का फंक्शन कॉलेगा, और वो कहेगा कि भाई पहले बंदे से पैसे जो मेरे को अप्रूवल मिला है, और सॉरी, इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इस बंदे से पैसे लो, दूसरे वाले बंदे को भेजो, कितने 10 भेजो। लेकिन ये कॉल कौन कर सकता है, जिसको अप्रूवल मिला हुआ है, और अप्रूवल किसको मिला हुआ है, अप्रूवल मिला हुआ है इस वाले कॉन्ट्रैक्ट को। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है थर्ड पार्टी, एक समझ लें डॉलर एक्सचेंज कर रहा है, डॉलर और रुपये में एक्सचेंज, ये हो गया। अब ये डॉलर, अब ये 10 टोकन दूसरे बंदे पे आ चुके होंगे। तो आप समझ रहे हैं कि क्यों हमने अप्रूव का इस्तेमाल किया है, कि आगे बीच में थर्ड पार्टी हम कॉन्ट्रैक्ट को बना सकें, थर्ड पार्टी किसी प्रोग्राम को बना सके, क्योंकि कोई बंदे पे तो हमें भरोसा है कोई नहीं ना। वो किसी मशीन को बना रहे हैं कि भाई आप जो है ना हमारे दरमियान एक्सचेंजेस करवा दो ईमानदारी से। तो इस वजह से ये अप्रूव का फंक्शन बनाया गया है। तो अब हम इसका बैलेंस चेक कर लेते हैं। देखिए इसके पास आ गया 10 टोकन, इसके पास आ गए, तो ये सारी अप्रूव की गेम थी। अब ज़रा वेंडर्स को देख लेते हैं, और इसके बाद जो है फिर हम, ये हम खेल लें, ये आपने भी खेलना है, तभी आपको थोड़ा समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। आह, अब देखिए वेंडर के अंदर सिंपल, पहले तो इवेंट्स बना लिए। इवेंट्स कब इवेंट करते हैं, जब भी हम कोई ना कोई चीज़ राइट करते हैं। इवेंट सेल इवेंट और बाय इवेंट। और यहाँ पे वेंडर के अंदर क्योंकि हमें योर टोकन को इस्तेमाल करना है, तो हमने योर टोकन, सबसे पहले तो हमने क्या करा, योर टोकन इसके अंदर इंपोर्ट कराया। योर टोकन जो भी हमने टोकन बनाया का एक वेरिएबल बनाया। फिर वेरिएबल बनाने के बाद हमने इस योर टोकन वेरिएबल के अंदर योर टोकन डाल दिया। योर टोकन कैसे डाला, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारा, हमने सबसे पहले टोकन डिप्लॉय करना है अपना। टोकन डिप्लॉय हुआ, टोकन का एड्रेस हमें मिल गया। फिर जब हम वेंडर मशीन को डिप्लॉय करने लगेंगे तो उसके कंस्ट्रक्टर में हम ये टोकन, अपने टोकन का एड्रेस डालेंगे। ये टोकन का एड्रेस यहाँ पर आएगा, और हमारे वेरिएबल, और इसको जो है हमने, अब ये टोकन का एड्रेस है ना, टोकन का एड्रेस हमें की क्लास में रैप कराना है, हमारे टोकन की क्लास में। तो हमने टोकन की क्लास में इसको रैप करा दिया, तो ये जो अब हमारा वेरिएबल है, इसके अंदर ERC20 टोकन के सारे फंक्शन एक्सेसिबल हो गए।
ये काम हमने पीछे किया हुआ है इनहेरिटेंस और कंस्ट्रक्टर के उसमें, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब इस वेरिएबल के ज़रिए हम अपने टोकन के सारे फंक्शंस नेम वगैरह को हम एक्सेस कर सकते हैं। ये है बाय टोकन जो हमने वहाँ पे देखा फ्रंट एंड में। अब हो क्या रहा है, तो यहाँ पे ना हमने अपने टोकन की एक वैल्यू मुकर्रर कर दी है। वो हमने क्या करी है, पर ईद पे हमें 100 टोकन्स हम बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। यानी पर ईद पे 100 टोकन का हमने रेशो बनाया हुआ है, यानी एक ईद पे 100 टोकन्स मिलेंगे, ये हमने एक कांस्टेंट रख दिया है यहाँ पे। तो बाय टोकन पे आ गए। बाय टोकन पे जो भी हमारे पास मैसेज डॉट वैल्यू, ये देखें, ये ईद से काम करने का अंदाज बिल्कुल अलग है, और ERC20 टोकन से काम करने का अंदाज बिल्कुल। ये मैसेज डॉट वैल्यू के अंदर हमारे पास ईथ आ गए, जो बंदा ईथ देगा, टोकन लेगा, तो बाय करने वाला ईथ दे रहा है हमें। मैसेज डॉट वैल्यू जिसने फंक्शन कॉल किया होगा उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास अमाउंट ईथ के अंदर। अमाउंट ईथ को हमने मल्टीप्लाई किया है टोकन्स पर ईथ में, यानी अगर उसने एक टोकन दिया है, अगर उसने एक ईथ दिया है हमें, अमाउंट ऑफ ईथ एक ईथ दिया है, तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो हम 100 टोकन अपने उसको दे देंगे। अगर उसने 2 ईथ दिए हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हम 200 टोकन उसको दे देंगे। यानी तो एक ईथ के 100 टोकन हैं, एक ईथ के हमारे 100 GLD टोकन हम दे रहे हैं। अब देखें, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल ट्रांसफर कर रहे हैं आप। ERC20 टोकन डॉट ट्रांसफर मैसेज डॉट सेंडर, जो भी मैसेज डॉट सेंडर है, और ये अमाउंट जो है उसको सेंड हो जाए। अच्छा, सबसे पहले होता क्या है, अब इसके पास टोकन होने भी तो चाहिए, इस वेंडर भाई के पास टोकन होने भी तो चाहिए। अभी हम टोकन का काम तो बिल्कुल अलग है और इसका काम बिल्कुल अलग है। तो हमने क्या किया हुआ है, हम जैसे ही टोकन डिप्लॉय करते हैं, टोकन डिप्लॉय किया हमने, सबसे पहले हमने टोकन डिप्लॉय किया। टोकन डिप्लॉय करने के बाद वेंडर मशीन हमने डिप्लॉय करनी है। वेंडर मशीन डिप्लॉय करते वक्त हमने टोकन का एड्रेस इसमें डाल दिया, और योर टोकन के सारे फंक्शन हमारे पास एक्सेसिबल। इसके बाद अब आपको पता है टोकन के अंदर हुआ क्या है, टोकन के अंदर 1000 टोकन जिसने डिप्लॉय किए उसके पास आ गए, यानी मेरे पास आ गए। तो मेरे पास जब वो आ गए, ये मैं डिप्लॉय की स्क्रिप्ट आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ना हम इस डिप्लॉय की स्क्रिप्ट की बात कर लेते हैं। सिंपल छोटी सी स्क्रिप्ट लिखी, टोकन की स्क्रिप्ट ली मैंने, यहाँ भी NH लिख दिया, लेकिन वहाँ मैंने GLD लिखा हुआ है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, थोड़ी सी गलती हुई है। तो खैर, वेरिएबल का नाम चेंज है। टोकन लिया, डिप्लॉय किया, और टोकन का एड्रेस आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। रेंडर मशीन पे आए, सबसे पहले हमने क्या करा, गेट साइनर्स ले लिए, अकाउंट ज़ीरो ले लिया, कोई पुराना वाला काम है। यानी अकाउंट ज़ीरो लेने के बाद हमारे पास जो टोकन का एड्रेस आया था वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सही है। अब हम अब हम जो है, जो हमने टोकन डिप्लॉय किया है उसको हम गेट कर रहे हैं यहाँ पे NH के अंदर। यानी जो टोकन हम स्क्रिप्ट के अंदर चाह रहे हैं कि हम टोकन का इस्तेमाल करें, अपने टोकन के कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करें, तो हमने गेट कॉन्ट्रैक्ट ऐड का फंक्शन इस्तेमाल किया। योर टोकन लिखा है यहाँ पे, जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट का नाम है, आपने नाम जो है ना यहाँ से देख के देना है, यहाँ से देख के जो भी कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिखा है, फाइल का नाम नहीं, कॉन्ट्रैक्ट का नाम। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिखा, अपने टोकन का एड्रेस डाला, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस अकाउंट से, यानी पहले ही अकाउंट से जो है ना, इससे जो है बातचीत करना चाह रहा हूँ। यानी जब ये स्क्रिप्ट कोई फंक्शन कॉल करेगी टोकन का, तो कौन सा अकाउंट रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी किस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे पता चलेगा कि किस अकाउंट ने जो है ये फंक्शन कॉल किया है। तो मैं कह रहा हूँ पहला अकाउंट जो है उसने इस फंक्शन को कॉल किया है, वही कॉल करेगा, उसी के पैसे कटेंगे। अब हम वेंडर पे आते हैं। वेंडर वही गेट कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री से हमने वेंडर लिया, उसको डिप्लॉय किया, उसका एड्रेस प्रिंट करा दिया। अब सिंपल सी बात यह है कि अगर कोई बंदा आता है वेंडर मशीन के पास, उसको बोलता है मुझे 100 टोकन चाहिए GLD के और एक ही ले लो, तो बोलेगा मेरे पास भाई टोकन तो दो, पहले टोकन ही नहीं है मेरे पास। तो हमने क्या किया, डिप्लॉय करते वक्त, डिप्लॉय करने के बाद वेंडर को इसके अंदर 1000 टोकन जो मेरे पास थे पर्सनली, जो मेरे
पे मिंट हुए थे वो मैं इस वेंडर मशीन को देना चाह रहा हूँ, इस वेंडर मशीन को मैं दे दूंगा। तो NH, अब ये देखें, जो टोकन भी इस अकाउंट ने डिप्लॉय किया था, अब यही अब जो टोकन ट्रांसफ़र होंगे वो भी इसी अकाउंट से होंगे, तो इसी वजह से हमने ये अकाउंट ज़ीरो इसके अंदर डाला है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं NH क्या मतलब, मेरा टोकन, जो टोकन मैंने अभी बनाया है वो NH टोकन, तो समझ ले GLD है, नाम वेरिएबल का चेंज है, ट्रांसफ़र कर दो इस वेंडर मशीन को, कितने 1000, यानी मैंने जो 1000 मिंट करे थे वो 1000 के 1000 इस बंदे को, इस वेंडर मशीन को ट्रांसफ़र कर दो। ट्रांस और ट्रांजैक्शन का वेट होगा और ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाए। इतनी बात समझ में आ गई? यानी जब वेंडर मशीन चालू होगी तो उसके पास 1000 टोकन ऑलरेडी होंगे, उसके पास ईथ कोई नहीं होगा, लेकिन उसके पास 1000 टोकन मौजूद होंगे। अब आदमी आएगा, अब आ जाते हैं वेंडर पे। समझ लें इस वेंडर के पास 1000 टोकन पहले से ही पड़े हुए हैं। आदमी आया, इसने अमाउंट जो है अपनी ईथ डाले, अमाउंट ली, और अब मशीन के पास 1000 टोकन पड़े हुए हैं, तभी वो ट्रांसफ़र कर सकता है। यानी मशीन जो है ओनर है उस 1000 टोकन की, अब वो ट्रांसफ़र कर रहा है उस बंदे को। उसके पास जैसे ही वैल्यू मिल गई तो उसने क्या करा, से मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेशन लगाई कि भाई कितने मुझे टोकन देने हैं, तो उस बंदे को उतने टोकन सिंपल दे दिए। सही है। यहाँ पे एक समझने की बात यह है कि अगर आप किसी बंदे को कोई टोकन भेज रहे हैं तो उस टोकन का एड्रेस भी आपको भेजना पड़ेगा, यानी उस टोकन के कॉन्ट्रैक्ट का, कि भाई मैंने आपको ये टोकन भेजे हैं और ये इस टोकन का कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है, तभी कोई उस कॉन्ट्रैक्ट में देख सकता है कि हाँ भाई मेरे पास टोकन रखे हुए हैं। समझ गया? ईद में ऐसा नहीं होता है, ईद में बस आप भेजें उसके पास रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ी बातें थोड़ी सी मुश्किल है नए लोगों के लिए, लेकिन ये समझ में आ जाएंगी। उसके बाद हमने जो है ये एमिट का फंक्शन कॉल कर दिया, तो सिंपल क्या हुआ, ईथ आए, टोकन गए, विड्रॉ। अब विड्रॉ, अब जाहिर सी बात है मैं ऑनर हूँ, मैंने जो है अपने टोकन निकाले हुए थे, टोकन बेच दिए, ईथ मिल गए, और ईथ अब मैं चाह रहा हूँ निकालना, तो उसके लिए मैंने विड्रॉ का फंक्शन कॉल किया। अब ये मैं फ्रंट एंड में तो लगाऊंगा नहीं, वरना तो कोई भी इसको कॉल करता रहेगा। हालांकि ये ओनली ऑनर है, लेकिन लोग स्पैम करेंगे, तो इसको मैं अलग से स्क्रिप्ट लिखूंगा उसकी, और ये विड्रॉ फंक्शन कॉल करूँगा। जब भी ये विड्रॉ फंक्शन कॉल होगा तो जिसने टोकन डिप्लॉय किया है, ओब्वियसली पहला जो अकाउंट है ज़ीरो, उसके पास जितने ईथ हैं वो आ जाएंगे। अब सेल टोकन के अंदर क्या हो रहा है, ये थोड़ा मुश्किल है। इसी के अंदर वो सारा अप्रूव वगैरह का कॉन्सेप्ट है। तो सेल टोकन का मतलब है कि मैंने ईथ दोबारा देने हैं। कोई आएगा बंदा, सेल टोकन कॉल करेगा, टोकन हमें देगा, हम उसे ईथ वापस करेंगे। तो उसने हमें टोकन दिए उसने हमें, ये देखें यहाँ से आपको चीज़ समझ में आएगी। टोकन उसने हमें दिए, टोकन अमाउंट आ गई। अब टोकन अमाउंट को हमने डिवाइड कर दिया टोकन्स पर ईथ से, जिससे हमें पता चले कि हमें उसको ईथ में अमाउंट कितनी देनी है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि मतलब ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया था ईथ जब हमें मिले थे, और यहाँ पर हम जो है डिवाइड करेंगे टोकन को, टोकन्स पर ईथ से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ईथ अमाउंट आ जाएगी कि कितने ईथ देने। मिसाल के तौर पे बंदे ने 100 टोकन वापस मांग लिए, तो 100 से 100 डिवाइड हुआ तो एक ईथ मुझे वापस देना पड़ेगा। अब देखें योर टोकन डॉट ट्रांसफर फ्रॉम, अब देखें टोकन किसके पास रखे हुए हैं, टोकन रखे हुए हैं यूज़र के पास। यूज़र बोल रहा है कि भाई मेरे 10 जो है 100 टोकन मैं दे रहा हूँ, 100 टोकन दे रहा हूँ, और जो है ये 100 टोकन जो है आप लो और मुझे जो है ईथ वापस दो। तो वो तो सिर्फ यहाँ पे नंबर्स दे रहा है, वो हमें सेंड नहीं कर रहा टोकन, वो हमें टोकन सेंड नहीं कर रहा, वो ये फंक्शन कॉल कर रहा है, और फंक्शन के अंदर तो खाली नंबर आ रहा है। तो हम उससे इजाज़त लेंगे कि भाई आप जो है हमें इजाज़त दो कि हम आपके टोकन्स ले सकें। तो वो इजाज़त हम फ्रंट एंड में लेंगे, वो हम यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं लेंगे। जब वो हमें इजाज़त दे देगा, फिर क्या करें, फिर क्या हो सकता है, फिर ये ट्रांसफ़र फ्रॉम फंक्शन कॉल हो सकता है, इससे पहले ट्रांसफ़र फ्रॉम हो नहीं सकता। और आप बोलेंगे भाई इससे ट्रांसफ़र कॉल कर लेते,
तो भाई ट्रांसफ़र अगर कॉल करते तो वो रिस्पॉन्सिबल कौन होता, कौन बंदा रिस्पॉन्सिबल होता? देखें, ये जो ट्रांसफ़र अगर कॉल होता ना, तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉल होता। कहने का मकसद ये है कि ट्रांसफ़र फंक्शन के अंदर मैसेज डॉट सेंडर होता है, सही है। तो जब ट्रांसफ़र इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कॉल होगा, तो मैसेज डॉट सेंडर वो यूज़र नहीं होगा, वो मैसेज डॉट सेंडर इस कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस होगा, इसलिए ट्रांसफ़र नहीं कॉल कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे ट्रांसफ़र कॉल हुआ तो पैसे उस यूज़र के नहीं कटेंगे, उस यूज़र के अकाउंट में से टोकन नहीं जाएगा, टोकन इस स्मार्ट वेंडर मशीन में से जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हम ट्रांसफ़र फ्रॉम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी मैं अपने टोकन नहीं देना चाह रहा, मैं उस बंदे के टोकन शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, उस बंदे के टोकन, यानी जो भी मैसेज डॉट सेंडर है, जो भी यूज़र है, उसके टोकन मेरे पास आ जाए, एड्रेस डॉट दिस यानी इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास आ जाए, और इतनी अमाउंट आ जाए, टोकन अमाउंट। तो फ्रंट एंड से हम पहले अप्रूव करवाएंगे कि भाई आप इस पे सिग्नेचर करो कि आप अपने टोकन इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चाह रहे हो कि वो इस्तेमाल कर ले, आप इजाज़त दे देते हैं। फिर वो ट्रांसफ़र फॉर्म इस्तेमाल करता है, और वो इस्तेमाल करके ये कह रहा है कि भाई आपके पास जो टोकन है वो मुझे वो मैं ले रहा हूँ, यानी ट्रांसफ़र फ्रॉम मैसेज डॉट सेंडर के पास जो टोकन है वो मेरे पास भेज दो दोबारा। और फिर मुझे क्योंकि ईथ सेंड करने, तो ईथ सेंड करने का ये आपको पता है, पहले से हमने वीडियो बनाई हुई है कि भाई इस बंदे को इतने ईथ सेंड कर दो। तो मुश्किल कॉन्सेप्ट है, मुश्किल है, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा फोकस करेंगे, मेरी वीडियो दोबारा थोड़ी सी सुन लें, ये 1-2 मिनट आगे पीछे ले आके, ये बड़ी काम की चीज़ है। अच्छा, अप्रूव जो है फ्रंट एंड से करवाते हैं हमेशा, फ्रंट एंड साइड से अप्रूव जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से नहीं हो सकता, नहीं होता है। तो आप पहले अप्रूव कराते हैं फ्रंट एंड से, यानी सेल टोकन से पहले अप्रूव का फंक्शन चलेगा, जब अप्रूव हो जाएगा इसके बाद सेल टोकन का फंक्शन चल सकेगा और ट्रांसफ़र फॉर्म का फंक्शन चल सकेगा। अगर यहाँ पे ट्रांसफ़र फॉर्म नहीं होता, ट्रांसफ़र का फंक्शन होता, तो क्योंकि इसके पास भी टोकन रखे हुए हैं ना, हमारी मशीन के पास भी हमने 1000 टोकन डाले थे, तो इसके पास भी टोकन रखे हुए हैं। तो अगर ट्रांसफ़र का फंक्शन कॉल होता, तो टोकन जो है वो इस मशीन से उठ के जाते, जबकि हमें क्या करना है, हमें यूज़र से टोकन लेने हैं। तो यूज़र से टोकन लेने के लिए हमें ट्रांसफ़र फ्रॉम इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ट्रांसफ़र फ्रॉम इस्तेमाल करने के लिए आपको अप्रूव इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये थी थोड़ी सी मुश्किल बात, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई हो। नहीं समझ में आए, डिस्कशन पे जाएं, वहाँ पे लिखें, और भी लोग हेल्प करते हैं और अपने अपने मतलब तरीके से बताने की, तो उम्मीद है वो अच्छा मतलब डिस्क्राइब कर सकें। आप नीचे कमेंट पे भी पूछ सकते हैं, कमेंट पे भी लोग जवाब देते हैं, उससे भी बाकायदा छोटी बात से ही बंदे को सही समझ में आ जाता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैंने इंशाल्लाह आपको समझा दिया होगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये हो गया, सेल टोकन हो गया, और जो है बाय टोकन हो गया। विड्रॉ हमने पता है कि विड्रॉ हमें फ्रंट एंड से नहीं जाना। अब हम चले आते हैं फ्रंट एंड में। फ्रंट एंड में आपको पता है थोड़ी सी खूबसूरत सी बनी हुई है, कम बनी हुई है लेकिन खूबसूरत सी बनी हुई है, तो अब उसे देख लेते हैं। अच्छा, डिप्लॉय करने के लिए हमने सिंपल ये डिप्लॉय करा, और वेंडर मशीन को हमने डिप्लॉय करा। वेंडर मशीन, अच्छा पहले टोकन जैसे ही डिप्लॉय किया, मैंने यहाँ पे टोकन का एड्रेस डाल दिया, और फिर हमने वेंडर मशीन को डिप्लॉय करा। और वेंडर मशीन को डिप्लॉय करते ही हमने हमारे पास जो 1000 टोकन थे वो हमने इस वेंडर मशीन को दे दिए कि लो भाई इसको इस्तेमाल करो, मुझे ईद कमा के दो। ठीक है, वैसे आप यहाँ पे कमाने के लिए और परसेंटेज भी लगा सकते थे कि भाई हर ट्रांजेक्शन में मैं मेरे एक परसेंटेज बंदी हुई है वो मेरे पास आएगी, और जो है मैं उसको विड्रॉ कराऊंगा, तो ये भी लॉजिक आप लगा सकते थे। तो उम्मीद है कॉन्ट्रैक्ट वाली बात समझ में आ गई होगी आपको। मैंने क्या किया, मैंने ये ब्लॉकचेन नोड चलाई, यहाँ पर मैंने ब्लॉकचेन नोड चला दी, और फिर यहाँ से मैंने क्या, मैंने एन पी एक्स हार्डेड रन स्क्रिप्ट डिप्लॉय सबसे पहले टोकन करा, और टोकन करने के बाद वेंडर डिप्लॉय किया। हार्ड हेड कॉन्फ़िग दिखा देता हूँ आप लोगों को। हार्ड हेड कॉन्फ़िग के अंदर देखें, मैंने लोकल होस्ट बनाया हुआ है, यूआरएल उसका होगा ये जो भी लोकल होस्ट का एड्रेस होता है, और पोर्ट जो है, पोर्ट मुझे कहाँ से मिली,
कोड मुझे यहाँ से मिली। वैसे इसकी बात हमने हार्ड हेड के क्रैश कोर्स के अंदर अच्छी तरीके से की हुई है, आप चेक कर सकते हैं। हार्ड हेड का क्रैश कोर्स किधर गया भाई। बहरहाल जब ये चालू होता है तो दिख ही जाता है, ये देखें यहाँ पे पूरा आ रहा है। तो ये मैंने नोड ओपन किया। नोड ओपन करने के बाद मैंने, क्योंकि ये डिपॉजिट, अच्छा यार, अगर आप डिफ़ॉल्ट नेटवर्क लोकल होस्ट नहीं लिखेंगे तो आपको आगे माइनस माइनस नेटवर्क हार्डेड लिखना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप ये डिफ़ॉल्ट नेटवर्क लिख देते हैं तो बस आप जब अपनी स्क्रिप्ट रन करेंगे तो बस ये आप लिख सकते हैं npx हार्डेड रन डिप्लॉय वेंडर या डिप्लॉय टोकन, और ये आपके टोकन जो है इस ब्लॉकचेन पे, इस लोकल ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो जाएंगे, आपको एड्रेसेस मिल जाएंगे, और फिर आपने टोकन को डिप्लॉय करना है, उसका एड्रेस डिप्लॉय में डालना है और इसको वेंडर को डिप्लॉय कर देना है। उम्मीद है इतना जो है कॉन्ट्रैक्ट वाली बातें आपको हजम हो गई होंगी। लेट्स गो गाइस, चलते हैं अपने फ्रंट एंड की तरफ, खूबसूरत से फ्रंट एंड की तरफ। ये क्या चीज़ है? तो फ्रंट एंड के अंदर हमने क्या करा, हमने नेक्स्ट जे एप्लीकेशन अपने पास कॉल कर ली, उसको चला दिया, और इसके अंदर हमने चला दी, और हमारे पास क्या बन, कंपोनेंट्स के अंदर कुछ नहीं, ये जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ ये दो ऐप्स और इंडेक्स, खाली दो हैं। तो इंडेक्स के अंदर जाके मैंने पहले तो सब कुछ कर दिया, और ऐप के अंदर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं छोटा सा एक बटन है, ये कहाँ से इसके लिए हम जाएंगे रेमबो किट पे। रेमबो किट जैसे डॉक्स को डायरेक्टली देखें, ये आ गई रेमबो किट के अंदर। आ रहा है भाई, आप इसके अंदर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, बटन्स के कलर चेंज कर सकते हैं, रेडियस आ रहा है, ये साल आ रहा है, इसका रेडियस हम आगे पीछे, मोड, इसकी कस्टमाइजेशन हो सकती है। डॉक्स में चल, डॉक्स, यूडा डॉक्स के अंदर ये भाई अच्छा सा इंट्रोडक्शन देते हैं सिर्फ 3 मिनट में। हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ क्विक स्टार्ट के अंदर हम ये इनिट वगैरह ये नहीं करेंगे, ये आपको डायरेक्टली एक ऐप बना के दे देगा। बस बनी बनाई ऐप है, हमें उसके हम यहाँ मैनुअल सेटअप के अंदर ये देखें क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमें रेमबो किट इंस्टॉल करनी है, वैगमी इंस्टॉल करनी है, और ईथर जेएस ईथर 5 हम कर चुके हैं। अब देखें वैगमी क्या है, वैगमी भी खोल लेते हैं हाथों हाथ। ए, इस बार जो हमने काम किया है वो सारा का सारा वैगमी के ऊपर किया, बता देता हूँ। देखें वैगमी क्या है, इज अ कलेक्शन ऑफ रिएक्ट हुक्स containing everything you need to start working with the Ethereum. Wagmi makes it easy to connect wallet, display, ENS, balance, information, sign message. मसलन ये इन असम्बरी ये कहना चाह रहा है कि ईथर जो हमारे पास ईथर 5 था, इस 3 के ऊपर इन्होंने रिएक्ट के हुक्स बनाए हैं, के ज़रिए हम कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, वॉलेट अपने वॉलेट के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो उसको ये बड़ा इजी बना देता है, और वाकई में बहुत इजी बना देता है। बहुत सारा काम आपका समझ लें बहुत बहुत में हो गया, छोटे में हो गया। तो पर भी आते हैं, पहले रेनबो किट को देख, तो मैंने अपने पास कॉपी किया, वहाँ जाके इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद ये सारी चीज़ें मैंने, सारी चीज़ें एज इट इज़ मैंने अपने पास ऐप डॉट टी एक्स एस एक्स में आया, अगर आप जे एस में होंगे तो ऐप डॉट जी एस होगा, ये के अंदर यहाँ पे सारी ये देखें ये चीज़ मैंने डाल दी। तो ये सीधी सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है, भी नहीं किया। और ये मेरे ख्याल से ये रेम्बो स्टाइल सी एस एस भी पूरा उठा के कॉपी डाल दिया।
सिर्फ मैंने ये जो है ना, ये अल्केमी प्रोवाइडर ये हटा दिया था अपने पास, कि हम अभी फ़िलहाल वो यूज़ कर रहे हैं, लोकल ब्लॉकचेन पे हमने सारा काम किया, ज़रूरत नहीं थी, इसने हटा दिया। और वैसे भी इसकी ज़्यादातर ज़रूरत नहीं होती अगर आपको फास्ट अपनी ट्रांजेक्शन चाहिए। बहरहाल इसको मैंने हटा दिया और सारी चीज़ें को। अब आए थे नीचे, इंपोर्ट करने के बाद ये एज इट इज़ मैंने कॉपी किया, ये एज इट इज़ कॉपी किया और यहाँ जाके मैंने टेस्ट कर। अब ये सीधा डॉक्यूमेंटेशन से काम करना है, इसमें हमें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। समझने की क्या ज़रूरत है, वेगमी से ये कुछ वेगमी की इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने इंपोर्ट करी हैं। ये वेगमी चेन्स के अंदर से हम स्पॉइलर नेटवर्क, हार्डेड नेटवर्क, हम यहाँ से पॉलीगॉन भी निकाल सकते हैं, यहाँ से हम मेन नेट भी निकाल सकते हैं, यहाँ से हम दूसरी चीज़ें भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ें आप निकालेंगे वो आपको यहाँ पे, अच्छा निकालने के बाद आपने यहाँ पे डालनी है कॉन्फ़िगरेशन चेंज। जैसे मैंने यहाँ पे स्पॉइलर और हार्डेड डाला हुआ है, अगर आप मेन नेट वगैरह यहाँ से इंपोर्ट करेंगे और यहाँ सिर्फ जाके डाल देंगे, आपको यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पे जब आप कनेक्ट वॉलेट में के बाद जब आप यहाँ पे जाएंगे तो ये वो सारी उसकी लिस्ट दिखा रहा होगा आपको। तो आई थिंक ये इतना पार्ट समझ में आ गया। पब्लिक प्रोवाइडर का मतलब वॉलेट के अंदर जो आरपीसी प्रोवाइडर है वो इस्तेमाल होगा, अदरवाइज यहाँ पे अल्केमी प्रोवाइडर भी लगा सकते हैं। कनेक्टर्स डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर आप सिंपल अपने जो नाम है कुछ भी दे सकते हैं, सिर्फ जो है कनेक्टर बन रहा है यहाँ पे, जो आप चेंज होगी जैसे ये सारा को यार आपने इसे देखे, मैं सिर्फ आपको पता होना चाहिए हो। तो ये हो गया, ये सारा वहाँ से देख के हमने यहाँ तक डाल दिया। उसके बाद हमारी ये ऐप है, ये हमारे पास पहले से हमारे पास ये फंक्शन बना हुआ होता है, इस फंक्शन के अंदर ये चीज़ हमें मिली हुई होती है, ठीक है। हमने क्या किया, आगे ये बता रहा है खुद ही, ने कहा भाई अपनी ऐप को जो है ना इन दोनों चीज़ों से कवर कर दो, वैगमी कॉन्फ़िग और रेम्बो किट प्रोवाइडर से इन दोनों चीज़ों से कवर कर दो। हमने बोला ठीक है भाई, हमने इन दोनों चीज़ों से इसको कवर कर दिया, इस वाली हमारी ऐप को, ठीक है। और अब देखें इसके अंदर वेगमी क्लाइंट ये भी ऊपर से आ रहा है, ये चेंज आई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इतना काम हो गया, इससे सारा सेटअप हो गया। इससे हुआ क्या, आप अपने वॉलेट को मिसाल के तौर पे मल्टी पेज एप्लीकेशंस बना रहे हैं अगर, तो आप अपने वॉलेट को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी पेज में डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर एक जगह स्टेट चेंज हुई है एक पेज में, तो पेज में भी ऑटोमेटिकली स्टेट चेंज हो जाएगी, वहाँ पे अलग से काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए अब ये बता रहे ये इस्तेमाल कैसे हो। अब इस्तेमाल करना कितना आसान, सिर्फ इसको इंपोर्ट करना है और जहाँ भी आपने यूज़ करना है वहाँ इस कंपोनेंट को यूज़। मैं गया, मैं आ जाता हूँ अपनी इंडेक्स डॉट टी के अंदर, जो भी था जो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो है जब हम इंस्टॉल करते हैं नेक्स्ट ऐप को, तो उसको मैंने वहाँ से इंडेक्स डॉट टी एस रिमूव डाल इसको। ज़्यादा जूम हो, अब ठीक है। तो उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा आपको। ऐप डॉट बाद में देख, ये इंडेक्स डॉट टी एस के अंदर आ गया, इसके अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ हटा दी। अब मैं एक-एक करके चीज़ें बताता हूँ आपको हुआ क्या है यहाँ। मैंने कनेक्ट बटन पोर्ट करवाया और मैंने यहाँ पे ये कनेक्ट बटन, सबसे पहले हेडर आया, रिटर्न के अंदर हेडर आया, हेडर के अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐप के अंदर जो हेडर होता है वही हेडर है। मैंने सिर्फ यहाँ पे जो है ऐप का नाम चेंज, और ये मेन क्लास भी जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वही होती है, वही है। इसके अंदर जो चीज़ें थी वो मैंने रिमूव कर दी और
कनेक्ट का बटन यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर टॉप पे डाल दिया, कनेक्ट कंपोनेंट। जैसे ही मैंने डाला, मुझे ये चीज़ मिल गई। मुझे ये जितनी भी चीज़ें सारी मुझे यहाँ पे मिल गई। इतना आसान है। बस आपने ये डाला, समझ लें सारा काम आपका वॉलेट का काम हो गया, और कुछ करना ही नहीं है बॉस, सब हो गया। उसके बाद ये देखें हेडिंग दिख रही है, मैंने ये हेडिंग डाल दी। हेडिंग डालने से पहले ये टोस्टर डालें, ये टोस्ट बाद में बताता हूँ। ये हेडिंग आ गई, हेडिंग आ गई। हेडिंग के बाद क्या है? हेडिंग के बाद ये कार्ड बना हुआ है। ये कार्ड कहाँ से आया? ये कार्ड आया आर्न डिज़ाइन से। आर्न डिज़ाइन आप खुद भी अपनी CSS इस्तेमाल करके बना सकते हैं, लेकिन मैं इस लाइब्रेरी का आपको इंट्रोडक्शन कराता हूँ। काफ़ी अच्छी है, बने बनाए कंपोनेंट्स हैं, डायरेक्टली इस्तेमाल हो सकता है। कंपोनेंट्स में गए, और अब देखें यहाँ पे बटन्स हैं मुख्तलिफ, आइकन्स मिल जाएंगे आपको, टाइपोग्राफ, सिंटेक्स मिल जाएगा, डिवाइडर, ग्रिड, लेआउट, स्पेस के अंदर ब्रेड क्रम है, ड्रॉप डाउन है, मेन्यूज़ हैं। ये पूरे बने बनाए कंपोनेंट्स हैं, सिर्फ आपने इस्तेमाल करने। हमने क्या इस्तेमाल किया? हमने कार्ड इस्तेमाल किया। तो मैं कार्ड की लाइब्रेरी में चला, कार्ड के कंपोनेंट, कार्ड के कंपोनेंट में गया। कार्ड का कंपोनेंट आ रहा है। ये जो है इस तरीके का कार्ड है, इस तरीके का कार्ड है। और यहाँ से आप इसका कोड देख सकते हैं, टाइप स्क्रिप्ट में आ जाएगा, और ऐसे जाओ। सिंपल क्या हुआ है? सिर्फ आपने ये आर्न 9 के अंदर से कार्ड इंपोर्ट करना है, और कार्ड को, कंपोनेंट को ऐसे रख देना है। ये पूरा कार्ड का बस कार्ड का कंपोनेंट इस्तेमाल हुआ। और इसके अंदर, इस कार्ड के अंदर जो कुछ भी आप दिखाना चाहते हैं, वो यहाँ आ जाएगा। जो कुछ भी आप कार्ड के अंदर दिखाना चाहते हैं, जैसे कार्ड कंटेंट लिखा हुआ है ना कार्ड के बीच, वो इस कार्ड के बीच में आ जाएगा। और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अब आप बोलेंगे यार इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो आप ना यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से किस 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 में बनी हुई है। नो बॉर्डर, अगर आप कोई तस्वीर लगाना चाहते हैं तो उसका कोड यहाँ पे आपको मिल, काम हुआ हुआ है। इस तरीके से सारा काम हुआ हुआ है, और सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, तो यहाँ लिखी हुई है। यहाँ लिखी हुई है कि भाई इसके अंदर टाइटल की प्रॉपर्टी, की प्रॉपर्टी, होवरेबल की। अब देखें यहाँ पे होवरेबल नहीं है। अगर आपको ऐप पे दिखाऊँ, कि मैं ये जा रहा हूँ ना, तो हल्का सा ये शेडो दिखा रहा है। तो ये किस तरह दिखा रहा है? ये इस तरह दिखा रहा है कि मैंने कार्ड में ये प्रॉपर्टी होवरेबल की, मेरी हो रही, बस मैंने ये जाके अपने कार्ड में लगा दी। ये अपने कार्ड में होवरेबल की। ओके। और ये स्पिनर है, ये स्पिनर भी, हाँ, मैंने आर्न डिज़ाइन से ही लिया है। ये देखें, चल क्यों नहीं चल रहा है? ये भी चलते हुए नज़र आएंगे। हाँ, चल गए, चल। तो बस ये यहाँ से मैंने उठाया है, सिंपल बेसिक वाले को देख। सिंपल ये स्पिन का कंपोनेंट उठाया, और यहाँ लगा देना है। तब कहीं भी आपने इस्तेमाल करना है, वहाँ पे यूज़। ने क्या किया? मैंने बोला जब भी ट्रांजैक्शन हो तो लोडिंग ट्रू हो जाए। ये सिंपल स्टेट है, यूज़ स्टेट मेरी। यानी जब भी मैं ट्रांजैक्शन कोई करता हूँ, तो मैं ये यूज़ स्टेट वाले को ना ट्रू कर देता हूँ, यानी ट्रांजैक्शन हो रही है तो इसको ट्रू करता हूँ। और इस ट्रू की बुनियाद पे मैं इस स्पिनर को मैं चला देता हूँ। ऐसे कि जैसे ही ये ट्रू हो, वैसे ही ये स्पिनर चलना शुरू हो जाए। और जैसे ही ट्रांजैक्शन हो जाती है, मैं उस इस लोडिंग को फॉल्स कर देता हूँ। तो ये लोडिंग फॉल्स हो जाती है, तो ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। बस ये इसका इतना सा। उम्मीद है ये स्पिनर आपको समझ। फिर कार्ड के अंदर देखें, होवरेबल से वो मैंने बताया था आपको, होवरेबल स्टाइल दे दिया, इसके अंदर विद और हाइट दे दी। और अब मुझे इस कार्ड के अंदर क्या क्या चाहिए? एक मुझे इनपुट फील्ड चाहिए थी, और बटन चाहिए था। दो इनपुट फील्ड, दो बटन।
भी मैंने यहाँ से लिए हैं। बटन्स मैंने यहाँ से उठा लिए। प्राइमरी देखें ब्लू कलर आ रहा है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, देयर आर प्राइमरी बटन्स, डिफ़ॉल्ट बटन्स। अब ये कलर के लिए टैब के अंदर अगर प्राइमरी लिख देंगे तो ऐसा ब्लू कलर आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट डैश वगैरह लिख देंगे तो वो बटन कुछ ठीक हो गया। और फिर इसके अंदर मज़ीद प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आप देख सकते हैं क्या क्या इसके अंदर हो सकता है। और इनपुट फील्ड के लिए मैं आ गया, मेरे पास इनपुट नंबर्स हैं, मैं ये इनपुट नंबर्स पे चला गया। ये देखें, ये मैंने अलग से डिव बनाया मज़ीद स्टाइलिंग करने। और मर्जिंग टॉप वगैरह। अब ये रो कॉलम्स, अब देखें ये हो क्या रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखें कार्ड है। कार्ड के अंदर दो रोज़ हैं, दो कॉलम है, यानी एक रो, ये पूरी रो, इस रो के अंदर दो कॉलम्स, एक के अंदर इनपुट फील्ड, एक के अंदर बटन। इस तरह इस रो के अंदर भी एक इनपुट फील्ड, एक बटन। तो बस ये रो कॉलम वगैरह भी मैंने यहाँ से ही इस्तेमाल किया हुआ है। तो आप देखने के लिए यहाँ पे ग्रिड में जा सकते हैं। तो काम बड़ा आसान कर देता है आर्ट डिज़ाइन आपके लिए, अगर आपको कुछ बनानी है और बाकायदा प्रोफेशनल के अंदर काम हुआ हुआ है, आता है, आ रहा है कि दो कॉलम में किस तरह डिवाइड होंगी। एक कॉलम में, सॉरी, के ऊपर अगर आप 24 स्पैन का कॉलम लगाएंगे तो पूरी स्क्रीन फिल हो जाएगी। ये देखें, ये कॉलम है, अगर कॉलम आया ये तो पूरा फिल होगा। अगर आप दो कॉलम लगाएंगे तो 12 12 के दो फिल होंगे। आप तीन लेकिन ये पूरी स्क्रीन के लिए। अभी हमारे पास फ़िलहाल कार्ड है, तो उस कार्ड की जितनी विड्थ है उसमें ये सारी चीज़ें कैलकुलेट। देखें ये रो कॉलम आप यहाँ से देख सकते हैं अप्लाई हो, रो कॉलम और इमेज देखनी है और ये देखना है। तो बेसिकली सिंपल समझने वाली बात ये है कि एक रो के अंदर दो कॉलम, एक ये आ गया, एक ही रो के अंदर भी रो, एक कॉलम की रो के अंदर भी दो कॉलम, हो गया। ये देखें, एक रो के अंदर एक कॉलम के अंदर ये इनपुट फील्ड आ गई और दूसरे कॉलम के अंदर बटन आ गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास दो इनपुट फील्ड्स ही तो हैं और दो बटन ही तो आपको स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया कि भाई स्ट्रक्चर किस तरह बना हुआ है। ठीक है। अब पहले बटन पे हो क्या रहा है, सबसे पहले हम बाय कर रहे हैं। बाय के अंदर मैंने यहाँ पे इन फील्ड के अंदर ये ऑन चेंज का फंक्शन लगाया है, जो रिएक्ट में आमतौर पे लगता है। और ऑन चेंज के अंदर मैंने सेट ई अमाउंट ले ली, ये हमारे पास ऊपर स्टेटस है, यूज स्टेट। और यहाँ पे जब भी अमाउंट हम चेंज करेंगे, जब भी अमाउंट इसके अंदर हम ये वो लगा सकते हैं कंडीशन कि ये अल्फ़ाबेट्स ना ले, तो जो भी हम लिखेंगे वो इस सी सेट ईथ अमाउंट में आ जाए। अमाउंट के अंदर अमाउंट आ गई, अमाउंट आ गई। अमाउंट आने के बाद मैं बटन दबाऊंगा बाय टोकन का, ऑन क्लिक के फंक्शन के इस्तेमाल किया गया बाय टोकन। अब देखें यहाँ क्या हो रहा है। अब हम वेगमी का इस्तेमाल, मैं आपको दिखा रहा हूँ वेगमी का इस्तेमाल कैसे हम वेगमी के इस्तेमाल के लिए, वेगमी के इस्तेमाल के लिए अच्छा, सबसे पहले तो हम अपने टोकन और वेंडर का एड्रेस ले आएंगे और एबीआईज ले आएंगे। के लिए मैंने ये जो है यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट का फोल्डर बनाया, उसके अंदर एबीआईज, टोकन एबीआईज, ये इसको उठा के डाल दिया अपने आर्टिफैक्ट से, या हार्ड एट के अंदर जो आर्टिफैक्ट्स है इसको उठा करके आर्टिफैक्ट्स के अंदर से ये कॉन्ट्रैक्ट वो टोकन की एबीआई उठाई, जो है वेंडर से हमने एबीआई उठा ली, ये आपको पता है पुराना काम है। ठीक है। ये हमने उठा करके अपने ये एबीआईज में डाल दिया, टोकन की एबीआई टोकन की एबीआई में डाल दी, वेंडर की एबीआई वेंडर की एबीआई में डाल दी। और एड्रेसेस के अंदर हमने टोकन का एड्रेस जो भी आप डालेंगे, याद रहे जब भी आप न्यू डिप्लॉय करें तो अपने एड्रेसेस दोबारा यहाँ डालेंगे कि आगे फ्रंट एंड उससे इंटरेक्ट कर पाए आपके कॉन्ट्रैक्ट से। और मेक श्योर कि सही हो ये एड्रेसेस।
और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंज करेंगे तो आपको एबीआई भी दोबारा यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। तो ये हमने एबीआईज और एड्रेस जो है वो अपने पास इंपोर्ट करा लिए। और वेगमी से हमने क्या क्या चीज़ें ली। हमने यूज़ कॉन्ट्रैक्ट लिया, यूज़ साइनर लिया, यूज़ अकाउंट लिया। अब देखते हैं इनका क्या इस्तेमाल। तो हम चलते हैं वेगमी पर। वेगमी 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 के अंदर आ गए, रिएक्ट के अंदर आ गए। रिएक्ट के अंदर आके हम जाएंगे, तो गया भाई हुक्स। हुक्स के अंदर आ गए। यूज़ उसके अंदर हम यूज़ अकाउंट यूज़ करें तो अब देखें यूज़ अकाउंट के अंदर हमने सिंपल इंपोर्ट करवाया। इंपोर्ट के बाद ये हमें क्या क्या ऑप्शन देता है। ये यहाँ पे कुछ ऑप्शंस लिखे हुए हैं, जैसे एड्रेस आपको दे देगा, जैसे आपको एड्रेस कहीं दिखाना हो आपको दे दे। इस कनेक्टिंग आपको बता रहा होगा भाई कनेक्टिंग हो रही है, जब हो रही होगी तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इस डिसकनेक्टेड का मतलब है कि डिसकनेक्ट है, वॉलेट कनेक्ट। आप इन लॉजिक से, इन बूलियन से कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हैं अपने फ्रंट एंड के पास। अच्छा, ये तीन चीज़ें लिखी हुई हैं, ये बहुत सारी चीज़ें रिटर्न करता है। एड्रेस रिटर्न करता है, कनेक्टर इज कनेक्टिंग, इज रिकनेक्टिंग, इज कनेक्टेड, इज डिसकनेक्टेड। मैंने जो यूज़ किया ना वो मैंने इस कनेक्टेड यूज़ किया कि भाई कनेक्ट वो है, पहले से कनेक्ट हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ, अपनी लॉजिक के अंदर। बता देता हूँ आपको, सिंपल बिल्कुल ऐसे ही इस्तेमाल किया हुआ है। ये रहा अकाउंट, सर मैंने एड्रेस लिया जो कि यूज़ नहीं हुआ, और इस कनेक्टेड लिया। इस कनेक्टेड मैंने यहाँ पर ये देखने के लिए लिया है, जब किसी ने बाय टोकन किया मैंने देखा भाई उसके पास ईथ की अमाउंट है या नहीं, की अमाउंट उसने डाली है, ज़ीरो से ऊपर है या नहीं। अगर ज़ीरो से ऊपर है और वॉलेट कनेक्ट है तो आ जाओ नीचे। नीचे आने के बाद वेंडर, अब ये कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से आया। कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने यूज़ कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल किया। यूज़ कॉन्ट्रैक्ट तरीके से मैंने इंपोर्ट करवाया। इंपोर्ट कराने के बाद मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को इस तरीके से यूज़ कर एड्रेस एबीआई, लेकिन एबीआई के साथ साथ क्योंकि मुझे मुझे राइटिंग करनी है, मुझे ट्रांजैक्शन राइट करनी है ब्लॉकचेन पे, ये मैं यहाँ पर एक और ऑप्शन का इस्तेमाल करूँगा, साइनर और प्रोवाइडर। तो मैं कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट की एबीआई दूंगा, और साइनर दूंगा क्योंकि मुझे राइट करना है, मुझे खाली रीड। अब ये साइनर कहाँ से आएगा, इस साइनर आएगा इस साइनर से। ये देखें मैंने जो है ना बता देता हूँ, वेंडर कॉन्ट्रैक्ट और टोकन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस्तेमाल कर लिए। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वेंडर वाले के अंदर वेंडर एड्रेस डाला, वेंडर की एबीआई डाली, और साइनर डाल दिया। इस तरह जो है इसके अंदर भी मैंने टोकन वाले कॉन्ट्रैक्ट। और अब साइनर कहाँ से आया, सवाल ये पैदा होता है। साइनर के उस साइनर का इस्तेमाल कर लिया, यूज ये रहे, यूज साइनर को पकड़ा, कोड करवाया। और बिल्कुल इसी तरीके से देखेंगे इस एरर इस लोडिंग, इन दोनों की तो ज़रूरत नहीं है, खाली साइनर की ज़रूरत है। ये जो यूज साइनर है ये इतनी सारी चीज़ें डेटा साइनर की ज़रूरत, तो वो मैंने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर ले लिया। ये रहा साइनर से हमारे पास। और बाकी यूज स्टेट्स तो आपको मालूम ही है, तो हम इनपुट फील्ड के अंदर ईथ डाल रहे हैं वो इस ईथ के अंदर आ जाएगा। जो ये टोकन वाली फील्ड है, टोकन की अमाउंट जो डालेंगे वो इस टोकन अमाउंट के। और बाय टोकन क्लिक करने पे अब यहाँ पर हम आते हैं, ये आपको समझ में आ गया इस कनेक्टेड है। तो फिर वेंडर कॉन्ट्रैक्ट को पकड़ा और इसके अंदर मैंने फंक्शन को कर दिया बाय टोकन्स के नाम का जो फंक्शन था हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसको हमने कॉल कर लिया। अब बाय टोकन का जो फंक्शन है वो पेएबल है, पेएबल है साथ साथ। बाय टोकन का जो है पेएबल है, कॉन्ट्रैक्ट पेएबल है, तो ये ऐसे एग्जीक्यूट होगा। इसको आपने कुछ की अमाउंट देनी होगी, जाहिर सी बात है जो अमाउंट आप देंगे उसी के बदले में वो आपको ईथर्स रिटर्न, ओ सॉरी टोकन्स रिटर्न। वैल्यू के अंदर मैंने ईथर्स डॉट यूटिल्स पार्स ईथर
पार्स ईथर डाला और पार्स ईथर के अंदर जो मेरी ईथ की अमाउंट थी, ये पार्स ईथर क्या करेगा, वही में कन्वर्ट कर देगा, हमारी ईथ की अमाउंट को वही में कन्वर्ट कर देगा और भेज देगा उधर। क्योंकि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनपुट लेता है वो वही में लेता है। तो ईथ अमाउंट डॉट टू स्ट्रिंग और इसको पाथ ईथर में डाल दिया, वही में कन्वर्ट हो गया और हमारा जो बाय टोकन है वो फंक्शन चल जाएगा। जब वो चल जाएगा तो टी एक्स के अंदर वैल्यू आ जाएगी, मैंने सेट लोडिंग ट्रू कर दिया तो क्या होगा, स्पिनर घूमना शुरू हो जाएगा। और फिर ट्रांजेक्शन का वेट किया और जैसे ही ट्रांजेक्शन फुलफिल हो गई तो मैंने ये टोस्ट डॉट सक्सेस नोटिफिकेशन है, ये जो से नोटिफिकेशन यहाँ पर आ रहा था हमारे पास, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ रहा था, इसको दोबारा आके ये देखें, ये जो सक्सेस था वजह से आया टोस्ट डॉट सक्सेस, यही बताता हूँ ये कहाँ से लिया। फिर जैसे ही सक्सेस हो गई मैंने सेट लोडिंग को फॉल्स कर दिया, जो स्पिनर यहाँ पे बना हुआ आ रहा है वो गायब हो जाएगा जैसे ही हमारी ट्रांजेक्शन फुलफिल। सेट ईथ अमाउंट को मैंने, ये तो था बाय टोकन, सिंपल, बहुत सिंपल था। अब बात कर लेते हैं सेल टोकन की। सेल टोकन में भी वही है, वो आप अमाउंट डालेंगे टोकन में आ जाएगी, लेकिन अब वो आपने जब अमाउंट डाली तो मैंने यही चेक करा कि भाई वॉलेट कनेक्ट है और टोकन अमाउंट ज़ीरो से ज़्यादा है तो नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद आपने डायरेक्टली सेल का फंक्शन कॉल नहीं करना। आपने सेल का फंक्शन कॉल नहीं करना, अगर कॉल कर भी दें तो भी वो क्या बोलते हैं, फेल हो जाएगी ट्रांजेक्शन। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफ़र फ्रॉम लिखा है, आप ट्रांसफ़र फ्रॉम नहीं कर सकते जब तक आप अप्रूव ना कर दो, और ट्रांसफ़र आप कर नहीं सकते डायरेक्टली। तो हमें क्या करना होगा, हमें जो है अप्रूव करवाना होगा। तो हमने अप्रूव का फंक्शन कॉल किया और हमने बोला किस बंदे के लिए अप्रूवल चाहिए, हमें वेंडर के एड्रेस के लिए अप्रूवल चाहिए, यानी वेंडर मशीन का जो एड्रेस है हम चाह रहे हैं, एड्रेस यूज़र को कह रहे हैं कि आप इस मशीन को अपने टोकन का एक्सेस दे दो, अपने टोकन को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दो। और कितनी अमाउंट, देखें बहुत सारे जो एप्लीकेशंस हैं प्रोफेशनल जो बनी हुई है वो क्या करती हैं, जैसे यूनिस्वाप है, उस आपके पास जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स, जितने भी टोकन्स होंगे ना वो सबका अप्रूव ले लेगा, जो कि गलत बात है, नहीं होना चाहिए इसे। वो सबका ही अप्रूव ले लेते हैं, तो ये देखना पड़ता है, अब ले लेते हैं खैर वो। लेकिन जो सही तरीका है मेरी नज़र में वो यही है कि जितनी अमाउंट आप उस वक्त यूज़ कर रहे हैं आप सिर्फ उसी का अप्रूव लें, तो हम उसी अमाउंट का फ़िलहाल यहाँ पे अप्रूव दे रहे हैं। वरना वो क्या करते हैं, वहाँ उन्होंने यहाँ पे लिखा होता है 100000 18 डाल देते हैं, तो मतलब जितने भी आपके पास टोकन्स हैं आपके वॉलेट में सबका अप्रूव मिल गया इस एड्रेस को, इस वेंडर मशीन को, कि वो यूज़ कर सकते। ऐसा होता है बहुत सारी ऐप्स में आजकल, जैसे यूनिस्वैप में भी ऐसा होता है। तो फिलहाल हम उतने टोकन्स का अप्रूव दे रहे हैं इस मशीन को। वही किया हमने, जैसे ही ये ट्रांजेक्शन चली हमने सेट लोडिंग ट्रू कर दिया, ट्रांजेक्शन का वेट किया, जैसे ही ये चल गई हमने ये टोस्टर डॉट सक्सेस चला दिया, टोस्ट डॉट सक्सेस। और जैसे ही ये ट्रांजेक्शन फुलफिल हुई हमने ये वाले ट्रांजेक्शन को कॉल, सेल टोकन्स को, तो अब अप्रूवल मिल गया, अब हम सेल टोकन्स कॉल कर सकते हैं। और इसके अंदर हमने जो भी अमाउंट थी टोकन की वो हमने डाल दी। वो भी याद रहे हमने पार्स ईथर में जो भी ये स्ट्रिंग में जो नंबर आ रहा है उसको हमने वही में देना है, तो और ट्रांजेक्शन का वेट किया और फिर सेट लोडिंग कॉल्स कराया और दोबारा ये सक्सेस पोस्टर को कॉल करवा दिया। अब इसकी बात कर लेते हैं, बस अब यही रही है और कुछ रह नहीं है इसकी। टोस्ट कहाँ से आया ये लाइब्रेरी है रिएक्ट टोस्टिफाई की। रिएक्ट टोस्टिफाई को कॉपी जाकर रिएक्ट टोस्टिफाई गिटअप पेजेस के अंदर आ रहा होगा। ये देखें ये अच्छा सा बना हुआ है, मैंने देखें यहाँ पे एक कह रहा है किस पोजीशन पे आपको चाहिए, टॉप लेफ्ट टॉप बॉटम, ये देखते हैं। यहाँ पे मैं शो टोस्टर करूँ बना हुआ आ रहा है, और मिस करूँगा तो इस तरीके से बना। अब मैं यहाँ पोजीशन सेलेक्ट कर सकता हूँ, टॉप लेफ्ट, ये लेफ्ट पे बना,
इस तरह यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन है, डार्क थीम करनी है तो डार्क थीम हो जाएगी, इस डार्क की। तो अब आप जो भी आप करते हैं ना वो यहाँ पे चेंजेस हो रही होती हैं। तो बस इसको आपने क्या करना है, यहाँ इंस्टॉलेशन पे जाना है। इंस्टॉल कर लिया मैंने अपने पास npm से। और फिर अ, इस टोस्ट कंटेनर को मैंने इन दोनों को अपने पास इंपोर्ट करवाया, टोस्ट कंटेनर टोस्ट, और ये टोस्ट की CSS। और ये टोस्ट कंटेनर को अपनी यूआई में कहीं भी जाके रख दें। ये देखें मैंने दोनों को यहाँ इंपोर्ट करवाया हुआ है। टोस्ट कंटेनर है और टोस्ट है और टोस्ट की CSS है। ये टोस्ट कंटेनर को मैंने यहाँ पे अपने के शुरू में डाल दिया, टोस्ट कंटेनर को। और इसके अंदर बता दिया भाई मुझे पोजीशन लेफ़्ट चाहिए, ऑटो क्लोज हो जाना चाहिए 5 सेकंड बाद, ये 5000 मिली सेकंड लिखे। फिर कुछ और चीज़ें जो वहाँ लिखी थी बाय डिफ़ॉल्ट वो कर दी, और थीम को कर दिया मैंने डार्क। हाँ पहले से लिखी हुई है। यहाँ पे यहाँ सारी उठा के डाल। और ये अब मुझे सक्सेस का मैसेज चाहिए ना, ग्रीन वाला। तो मैंने यहाँ पे आ गया, ये डिफ़ॉल्ट है, इसको मैं सक्सेस सक्सेस किया। दे देंगे टोस्ट डॉट सक्सेस बन गया। बस इसको उठा के कॉपी किया अपने पास, और जहाँ भी मुझे ये कॉल करवाना था वहाँ जाके रख दी। और आप अपने पास से कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, लेफ़्ट में डाल सकते हैं, डार्क टू लाइट थीम यहाँ पे जो भी मैसेज है वो यहाँ लिख सकते हैं। तो ये थी सारी कहानी। तो उम्मीद है टोकन वेंडर मशीन समझ में आई होगी। कोई सवाल हो कुछ हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और डिस्कशन में जाके सवाल आस्क कर सकते हैं। वहाँ पे और भी लोग हैं, हेल्प कर देते हैं। आंसर्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे होते हैं। मेक श्योर टू चेक द डिस्कशन ऑफ द गिटहब। नीचे गिटहब का लिंक दिया हुआ है। और ये सारा का सारा प्रोजेक्ट भी मैं गिटहब पे डाल दूंगा, आपने खुद से भी ट्राई करना है, खुद से भी चलाना है। अब देखें यहाँ पे वेगमी इस्तेमाल हुआ हुआ है। आप कोशिश करें वेगमी, आप वेगमी से ही बना सकते हैं और ईथर जे से ही बना सकते हैं। कोशिश करें, अब ये नई चीज़ आई है तो इसको इस्तेमाल करने की। और अब आ जाते हैं गिटहब पे। गिटहब पे आ जाते हैं और अपनी रेपो के अंदर आ जाते हैं। और जो कोई अच्छी एप्लीकेशन बना के, एक मिनट मैं बता चाहता हूँ। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ दिखा है? तो इट्स टाइम फॉर होमवर्क गाइस, इट्स टाइम फॉर होमवर्क। तो ये असाइनमेंट है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉटरी बनी हुई है इसके अंदर। याद नहीं है लेकिन बहुत अच्छा सिखाते हैं ये भी, और हिंदी में उर्दू। तो अच्छा सा समझ में आ जाएगा आपको। कोड एडिटर चैनल का नाम है, सब जानते ही होंगे। तो इसकी लॉटरी आपने बनानी है। इन्होंने खाली लॉटरी बना के दिखाई है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लॉटरी बनानी है, और वेवमी के ज़रिए और ये रेम्बो किट के ज़रिए आपने अच्छी सी यूआई बनानी है। अच्छी सी जब आप यूआई बना लें, आप जो है या तो गिटहब पे एक इशू पीआर बना के डाल दें। ब्रांच ब्रांच नेम आपके नाम का हो तो आप पीआर बना दें, मैं उसको मर्ज कर दूंगा। और यहाँ पे जो है मैं कहाँ पे कहीं ना कहीं आपका लिंक पेस्ट कर दूंगा शोकेस में। यहाँ हम एक शोकेस का हेडिंग बना लेंगे। उस शोकेस के अंदर आपका प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ। जो भी बना के देगा, जो भी बना दे, सबके लिए ऑन है। और यहाँ पर जो है आपका अच्छी सी फ़ोटो गिटहब की जो प्रोफाइल फ़ोटो है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करना भी आएगा। तो अगर ये आप कर सकते हैं तो, अगर नहीं कर सकते तो आप मुझे लिंक्डइन पे, अगर लेकिन आपका काम है आप बना लें, आप बना लें, इसके बाद मुझे लिंक्डइन पे अप्रोच कर लें, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा इसको यहाँ पर लाने में। ओके, लिंक्डइन पे अप्रोच कर सकते हैं मुझे। गिटहब पे आप मुझे गिटहब पे बोल रहा हूँ, ईमेल पे आप मुझे पूछ सकते हैं कुछ भी। आपको ईमेल और गिटहब, मेल और लिंक्डइन का लिंक कहाँ से मिले? ये हम कहाँ से आपको, ये मेरी ईमेल है।
और ये मेरा लिंक्डइन है, आप मुझे यहाँ से फॉलो कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कैसे होगा ये काम। लेकिन आपने बनाना है, आपने ये होमवर्क कर लेना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक और चीज़ रह गई, एक और चीज़ रह गई। ये जो टोकन वेंडर मशीन है, मैंने ऑस्टिन ग्रिफिन की उनका जो वेबसाइट है वहाँ से उठाया है। उनका नाम है सीड इथीरियम। में इन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम करने पे ज़्यादा फोकस किया है, यूआई वगैरह पे काम उन्होंने पहले से बना के दी हुई है। तो मेक श्योर आप इसको भी चेक कर लें, ये भी अच्छे खासे लोग इसको सीखने की इस्तेमाल करते हैं। ये अप्रूव का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बहुत अच्छी है मैंने इसको। ये आ गई स्पीड इथीरियम, इसके अंदर देखें एनएफटी बनाएगा, आप बना सकते हैं, चेकिंग ऐप, टोकन वेंडर मशीन, ये हम इसको हमने फॉलो किया और इसको तो मेक श्योर आप इसको चेकआउट करें। इसका लिंक भी मैं इसका लिंक अपनी गिटहब पे डाल दूंगा, और हमने जो आज ऐप बनाई है उसका भी लिंक डाल दूंगा। मेक श्योर कि आप उसे बनाएं और उसे इस्तेमाल करें। तो थैंक यू सो मच गाइस। कोशिश करूंगा इससे पहले एक और वीडियो दे दूं, और नहीं देख सका तो भी कोई बात नहीं, मेरी तरफ से आप सबको मुबारक। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।